ऑर्गेनाइजेशन है वो रेलवे में अपने स्टाफ के लिए क्या क्या वेलफेयर एक्टिविटीज, मतलब क्या कल्याण सुविधा रेलवे कर्मचारियों को देता है। पहले तो मैं बता दूं क्यों देना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने कर्मचारियों से ऑब्वियसली काम लेती है, काम के बदले जो तनख्वाह करती है। इसके साथ ही कोई भी एम्प्लॉयर होता है उसकी एक मॉरल ड्यूटी है कि वो अपने स्टाफ का कल्याण का भी ध्यान रखे, ताकि एक पॉजिटिव वे में लोग काम करें। क्योंकि सिर्फ हम चूंकि मशीन नहीं है, हम लोग इंसान है, तो इंसान के लिए काम जितना जरूरी है उतना उसकी वेलफेयर एक्टिविटीज, उसकी फैमिली की वेलफेयर एक्टिविटीज भी अगर होती है तो इंसान, ये माना जाता है कि अच्छी तरह से काम करता है, पॉजिटिव एक्ट उसके आता है मन में और वो अच्छी तरह से काम कर पाता है। तो रेलवे में जो मेन जो वेलफेयर एक्टिविटीज है, मतलब कल्याण सुविधा रेलवे ने क्या क्या दिया है, मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करूंगा क्योंकि मुझे 4-5 सब्जेक्ट दिए हैं, थोड़ा स्पीड में रखूंगा। एक तो सबसे पहला है अपना रेलवे इंस्टीट्यूट एंड क्लब्स। अब सभी को मालूम होगा कि रेलवे में हर जगह इंस्टीट्यूट्स हैं, क्लब्स हैं। इंस्टीट्यूट में मैक्सिमम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, पुस्तकालय, रेडियो, टीवी होते हैं। इसके साथ ही बच्चों की शादियों के लिए भी इंस्टीट्यूट मिलता है। तो एक तो इंस्टीट्यूट एंड क्लब हो गए जो अपने फैसिलिटीज दिया गया है। इसके अलावा कई जगह स्विमिंग पूल भी दिए हुए हैं। कर्मचारियों के बच्चों को जो है कई जगह स्कूल फैसिलिटी भी दिया गया है। अहमदाबाद में तो शायद पहले हुआ करता, अभी बंद हो गया, लेकिन कई डिवीजन में रेलवे स्कूल होता है। किसी जमाने में स्कूल की शॉर्टेज हुआ करती थी, तब उस वक्त के नियम बना हुए हैं। तो आजकल प्राइवेट स्कूल्स काफी आ गए और स्कूल फैसिलिटी काफी बढ़ गई, लेकिन किसी जमाने में नहीं हुआ करता था। उसी टाइम के नियम है, तो ऑब्वियसली रेलवे में भी कई स्कूल बनाए गए हैं ताकि रेलवे के बच्चों को की जो है शिक्षा संबंधी जो भी जरूरत है उनको पूरा किया जा सके। इसके अलावा सभी को मालूम है कि रेलवे के बच्चों को जो है एजुकेशन अलाउंस और ट्यूशन फीस के रूप में ट्यूशन फीस मिलती है हमारे को। साथ ही हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाती है। ये भी एक प्रकार वेलफेयर एक्टिविटीज में आता है। इसके अलावा हॉलीडे होम व स्वास्थ्य लाभ भी। हॉलीडे होम, आपको मालूम है कि कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, जहाँ एम्प्लॉय जो घूमने जाता है अपने फैमिली के साथ में, तो बाहर महंगी होटल में ना रहना पड़े के लिए रेलवे ने अपने हॉलीडे होम बनाए हुए हैं। इसके अलावा कईयों के हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में अगर उनको रेस्ट की फैसिलिटी चाहिए होती है तो उसके लिए एक स्वास्थ्य लाभ गृह बनाए हुए हैं कुछ कुछ जगह पे। वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाया होगा कहाँ कहाँ है। ये स्वास्थ्य लाभ गृह है। हॉलीडे होम की लिस्ट इसमें जो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कहाँ कहाँ हॉलीडे होम है। साथ में हॉलीडे होम में रहने के लिए एक नॉमिनल फीस दी जाती है, ऑफिसर्स का, ग्रुप सी का अलग अलग ये फीस है। और कहाँ कहाँ हॉलीडे होम है डिवीजन में, उसको कहाँ कहाँ अर्जी भेजना है उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है। तो ये कॉमन बात है कि हॉलीडे होम की फैसिलिटी रेलवे ने दी है, ये स्टाफ वेलफेयर में आती है। इसके बाद आता है स्काउट और गाइड की फैसिलिटी भी देती है कि स्काउट गाइड में जो लोग एक्टिव होते हैं एज ए गाइड, उनको लिए भी अलग अलग शिविर में जाने के लिए, रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए एक साल में मैक्सिमम 30 दिन की फैसिलिटी उनको मिलता है। उसके बाद कैंटीन का एक प्रोविजन है। आपको देखा होगा कि हर डिवीजन ऑफिस में या हर मैक्सिमम कई ऑफिसेज में जो है कैंटीन का प्रोविजन किया हुआ है रेलवे ने। कैंटीन का मैं बता दूं आपको, दो प्रकार की कैंटीन होती है। एक स्टेट्यूटरी कैंटीन होती है, एक नॉन स्टेट्यूटरी कैंटीन होती है। स्टेट्यूटरी कैंटीन का मतलब ये होता है कि जो कैंटीन होना जो है भारत सरकार की जो नियम है, रेलवे की बात नहीं कर रहा, जो भारत सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में के हिसाब से कैंटीन होना जरूरी है एम्प्लॉय के लिए। उसके लिए नियम यह है कि जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो गवर्न होता है जो प्रशासन, जहाँ 250 से ज्यादा अगर कर्मचारी काम करते हैं किसी भी स्टेब्लिशमेंट में, किसी भी यूनिट में, और वो जो स्टेब्लिशमेंट है फैक्ट्री एक्ट के अंदर गवर्न होता है, वहाँ कैंटीन खोलना मैंडेटरी है, इसको खोलना ही पड़ेगा। बाकी जहाँ जो फैक्ट्री एक्ट में गवर्न नहीं है वो इंस्टीट्यूशन में नॉन स्टेटरी खोलते हैं, मतलब वो एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन एज ए स्टाफ वेलफेयर खोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्री एक्ट में इंजीनियर वर्कशॉप वगैरह जो भी आते हैं, जो फैक्ट्री एक्ट में आते हैं, वहाँ तो बच्चे ज्यादा काम करते हैं तो स्टेटरी कैंटीन है। और नॉन स्टेटरी कैंटीन जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्टाफ वेलफेयर के हिसाब से खोलता है, जैसे डिवीजन ऑफिस की कैंटीन है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि डिवीजन ऑफिस में जो कैंटीन होता है वो किस तरह की कैंटीन होती है, स्टेट्यूटरी कैंटीन माना जाएगा उसको, नॉन स्टेट्यूटरी माना जाएगा, क्या माना जाएगा। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा नॉन स्टेट्यूटरी है, मतलब वो खोलना जरूरी नहीं है नियम के अनुसार, एक्ट के हिसाब से जरूरी नहीं है, लेकिन एज ए स्टाफ वेलफेयर खोला गया होगा। के बाद कई जगह हस्त कला केंद्र खोले गए हैं, जहाँ कर्मचारियों की महिलाओं को फालतू समय में बुनाई कढ़ाई
सिलाई आदि चीज सिखा दी जाए, इसका ऊपर खर्चा जो है एसबीएफसी किया जाता है। कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी चलाती है, जहाँ अनस्किल और सेमी स्किल कर्मचारी को जो टेक्निकल तौर पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद है उपभोक्ता सरकारी समितियां, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है। आपको मालूम है आजकल काफी कम हो गया, लेकिन पुराने जमाने में कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपने घर का राशन वाशन सब मिलता था। वो कई जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती है। सिमिलरली इन सोसाइटी को रेलवे जो है एक स्थान देती है, अनुकूल स्थान, जो 1 रुपये प्रति मास के नाम मात्र किराए पे देती है। पंखा और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी आदि कुछ फैसिलिटी रेलवे देती है। और इसके बाद एक ऋण समिति होती है जो उधार देती है, जैसे अपने जैक्सन कोऑपरेटिव सोसाइटी है वेस्टर्न रेलवे में। ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वेलफेयर एक्टिविटीज का एक पार्ट है। कुछ गृह निर्माण समिति भी चलती है रेलवे की, जहाँ मकान बना के गरीब निम्न आय के लोगों को मकान वकान देती है। सचल पुस्तकालय कहीं रोड साइड स्टेशन के लिए फैसिलिटी दी हुई है, जहाँ मोबाइल जो चलती फिरती पुस्तकालय का प्रावधान बनाया गया है, कई जगह ये भी चलता है। रेलवे में जो मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है वो भी स्टाफ वेलफेयर का ही एक पार्ट है। हमारे यहाँ रेलवे में कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, इंटर डिवीजन, इंटर रेलवे, वो भी स्टाफ वेलफेयर का एक्टिविटीज का एक पार्ट है। महिला समितियां होती है, हर डिवीजन में एक महिला समिति होती है, जिनकी जो चेयरपर्सन जो होती है डिवीजन में टीआरएम की वाइफ होती है, और हेडक्वार्टर में जीएम मैडम की वाइफ होती है, इसमें जीएम सर की वाइफ होती है। और एक होता है प्राइम मिनिस्टर, ये रेल मिनिस्टर वेलफेयर एंड रिलीफ फंड बोलते हैं, ये भी एक है। इसमें भी कोई आपदा वगैरह में उसकी तरफ से पैसा जो दिया जाता है उसमें। कल्चरल एक्टिविटीज जो डिवीजन में होती है, उसमें भी आपको मालूम होगा रेलवे में इंटर डिवीजन, इंटर रेलवे, इंटर जोनल कंपटीशन होते हैं कल्चरल एक्टिविटीज, वो भी एक पार्ट है स्टाफ वेलफेयर का। उसके बाद आता है स्टाफ कर्मचारी कल्याण निधि, स्टाफ बेनिफिट फंड। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। उसके बाद अभी पहले लास्ट में देख लेता हूँ कुछ बचता है क्या। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उनको स्वर्ण जयंती मेडल मिलता है, ये एक पार्ट है। इसके अलावा एक यही है मेन स्टाफ अपने जो एक्टिविटीज जो बता दिया है। और एसबीएफ का जो है वो डिटेल में वो मैं यहाँ बताता स्टार्ट करता हूँ कि एसपीएफ जो है कर्मचारी की विविध कल्याण संबंधी जो योजना है उसको चलाने के लिए स्टाफ बेनिफिट फंड, ये आपने सबने सुना होगा, इसकी एक निधि की स्थापना की गई है, ताकि इस निधि का उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, स्काउट गतिविधियों और खेलकूदों के लिए अतिरिक्त सुविधा की व्यवस्था करना है। कई तरह की इसकी एक्टिविटी चलती है, जिसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पद्धतियों को बढ़ावा देना भी होता है। जो रेलवे में हॉस्पिटल में जो आयुर्वेदिक दो होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं, जो काम करते हैं, उनका जो फंडिंग होता है वो भी एसबीएफ से होता है। अब इश्यू आता है कि एसबीएफ में पैसा कहाँ कहाँ से जमा होता है। एसबीएफ में जो पैसा होता है, जो भी जुर्माने से प्राप्त सभी रकमें एसबीएफ में दी जाती है। बोनस, जब्त भविष्य निधि एंड बोनस से प्राप्त सभी रकमें जिनको की अभी जो जब्त हो गई है वो जमा की जाती है। 3 साल से अधिक पुरानी जो वेतन है जिनका भुगतान नहीं हुआ, अनपेड में जिनमें चला गया 3 साल से अधिक और कोई क्लेमेंट नहीं आया, वो पेमेंट जमा होता है एसबीएफ में। इसके अलावा प्रत्येक 1 अप्रैल को जो जो भी डिवीजन होता है, उस डिवीजन में जो कैडर है, उस कैडर में जितने भी लोगों का ग्रुप बी और सी, अभी तो सब ग्रुप सी हो गए, उस जो कैडर में जो भी स्थायी अस्थायी जो कर्मचारी है उनकी संख्या के बराबर प्रति व्यक्ति जो है 800 रुपये भी, जो नया रेट है 800 रुपये का दर से जमा किया जाता है। मान लीजिए आपका 15,000 का कैडर है, अहमदाबाद डिवीजन का, अहमदाबाद का 19,000 का है। अगर 19,000 का कैडर है तो 19,000 मल्टीप्लाई बाय 800, ये अमाउंट जमा होता है एसबीएफ से। और एसबीएफ में जो प्रबंध होता है, एक तो हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, जिसको सीएसबीएफ बोलते हैं, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट फंड, मुख्यालय स्तर पे, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं सीपी होते हैं, सदस्य जो होते हैं सीएमडी और अपर मुख्य चिकित्सा, अपर मुख्य इंजीनियर, वो रहते हैं, सदस्य रहते हैं। मीटिंग जो है एसबीएफ की मीटिंग डिवीजन पे, हेडक्वार्टर पे हर महीने होती है। डिवीजन में जो है आपके सचिव जो है डिवीजन में, वो रहेंगे, सॉरी हेडक्वार्टर पे जो सचिव होते हैं वो जो पर्सनल ऑफिसर होते हैं वेलफेयर, चाहे डिप्टी सीपीओ वेलफेयर या एसपीओ वेलफेयर होते हैं, वो उनके जो सेक्रेटरी का काम करते हैं उसके अंदर सीएसबीएफ में हेडक्वार्टर लेवल पे। डिवीजन में जो होता है उसमें प्रत्येक मंडल में एक मंडल कर्मचारी हित निधि समिति होती है।
इसमें जो अधिकारी का जो नॉमिनेशन होता है, जो वो एक DRM करते हैं, मान्यता प्राप्त संघों के जो दो प्रतिनिधि होते हैं दोनों यूनियन से, और जो इसमें वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है वो एज ए सेक्रेटरी का काम करता है। कारखाने में सिमिलरली एक स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, जो कारखाना का बंदा वहां पे भी जो पर्सनल ऑफिसर होगा वो उसका सचिव होगा, वो उसका प्रबंधन करेगा। अमाउंट है वो मैं आपको बता दूं, इसमें अमाउंट, नया जो अमाउंट आया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मास्टर सर्कुलर है जो नया है, बिल्कुल आपको देखना है तो 2019 का है मास्टर सर्कुलर, ये नंबर है। इसमें इसको मैं थोड़ा नीचे आपको हिंदी के हिसाब से मैं हिंदी में नीचे लेके जाता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझा पाऊँ। SBF से क्या क्या कार्यकलाप किए जा रहे हैं उसका डिटेल लिस्ट बता रखा है। बच्चों के लिए आजकल जो है, बच्चों के लिए जो स्टाइपेंड देते हैं, बच्चों के रेल कर्मचारी बच्चों के लिए, उनकी बालिकाओं के लिए अलग अलग लेवल के डिटेल में आएगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण गतिविधियां हैं, खेलकूद के अलावा मनोरंजन संबंधी गतिविधियां हैं, इंस्टीट्यूट क्लब में मनोरंजन संबंधी सुविधाएं दिलाना, कल्चरल एक्टिविटीज करना, और विपत्ति बीमारी में सहायता करना है, खेलकूद गतिविधियां, स्काउट गाइड गतिविधियां, दवाइयों की स्वदेशी प्रणाली जिसमें ऑफिस साबित है, बाढ़ अकल आदि में भी SBF से पैसा दिया जाता है। और स्रोत में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, वही स्रोत डेफिनेशन दिया है। ये जो बताया है 2400 रुपये से ऊपर के ग्रेड पे के अराजपत्रित कर्मचारी के बच्चों को उच्च तकनीकी व्यवसाय शिक्षा के लिए 1500 रुपये प्रति माह देना है। सिमिलरली 2400 से नीचे तक के बच्चों के लिए दिया हुआ है, बालिकाओं के लिए 2400 तक के बच्चे के, जो मतलब नीचे से आ जाएंगे 1800 से 2400, ये बालिकाओं के लिए है, ये बालकों के लिए 1500 रुपये है। महिला सशक्तिकरण, ये जो मैं आपको बता दूं, ब्रैकेट में आवंटन जो बताया है यहाँ पर, ये 116 रुपये, मतलब आपका जो बाइफर्केशन है टोटल 800 रुपये दिए थे, ये वाला 800 रुपया दिख रहा होगा आपको। 800 में इसका जो हिस्सा जाएगा आपका, वो कितना कितना है वो यहाँ बीच में बताया हुआ, आवंटन 116 रुपये जाएगा 2400 से ऊपर के जो कर्मचारी उनके बच्चों के लिए स्टाइपेंड के लिए। फिर ये 2400 तक के महिला उनके बालिकाओं के लिए 110 रुपया है। 2400 से तक के बालकों के लिए 100 रुपया जाएगा, जो पार्ट जाएगा 800 में से। महिला सशक्तिकरण गतिविधियों के लिए 28 रुपया है। खेलकूद व अन्य के अलावा अन्य मनोरंजन गतिविधियों के लिए 32 रुपया है। संस्थानों के लिए 36 रुपये, स्टूडेंट क्लब के लिए। ये जो है लेटेस्ट सर्कुलर है, तो आपको अगर इसमें अगर आप पढ़ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं टोटल अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट 800 का पूछेगा कि पर हेड कितना जाता है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे। खेलकूद गतिविधियों के पार्ट दिया हुआ है 30 रुपये, स्काउट के लिए 22 रुपया है, ये सब 800 रुपये का दिया हुआ है। तो 800 रुपये जो है पर हेड पर एम्प्लॉय, जो भी डिवीजन का कैडर होता है उस डिवीजन के कैडर के हिसाब से पर हेड 800 रुपये का जो है रेलवे बोर्ड द्वारा इसमें SBF में डाला जाता है। इसमें बताया हुआ है MSCP में किसी को अगर हायर ग्रेड भी मिल गया है तो भी उसको एक्चुअल जो उसका ग्रेड है, मान लो किसी को 2800 से 4200 मिल गया, लेकिन उसको 2800 ही माना जाएगा इसमें लाभ देने के पर्पज। प्रबंधन मैंने बता ही दिया, हेडक्वार्टर में CPO रहते हैं, मुख्य शिक्षा अधिकारी, अपर मुख्य इंजीनियर, वेलफेयर अधिकारी होगा। ये सब मैं बताया ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, वही चीजें डिवीजन का भी बताया हुआ है। CSBO या DSBO के सदस्य 1 वर्ष तक सदस्य रहेंगे, किंतु जब तक कि उन्हें GM द्वारा हटाया नहीं जाए या रिजाइन ना करें, मतलब जो इनके मेंबर होंगे 1 साल तक रहेंगे। इस बीच में अगर उनको हटाया नहीं गया GM द्वारा या वो रिजाइन नहीं करें, अगर अध्यक्ष निलंबित संबंध में समिति में जो समिति जो होगी उसके किसी निर्णय से अगर असंतोष है, तो वह जो अध्यक्ष होगा वो GM के पास अपना भेज सकता है डिवीजन में, किसी भी मामले में अगर असहमत हुए तो। इसमें जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों या सेवा से निकाले गए कर्मचारी बाहरी व्यक्तियों को मेंबर नहीं बना सकते हैं SBF में। सस्पेंशन में है उनको भी बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं। ये SBF का आपका मेन हो गया। किसी को SBF या वेलफेयर एक्टिविटीज में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।
किसी को डाउट नहीं? नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था यहाँ पे, मैन पावर प्लानिंग पे चलता हूँ मैं आपको। स्टाफ वेलफेयर हो गया है। मेन पावर प्लानिंग, पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी हम सब्जेक्ट की हम पढ़ाई करते हैं, जैसे स्टाफ वेलफेयर की बात की, तो मैंने जैसा आपको बताया कि स्टाफ वेलफेयर के हम बता रहे हैं क्या क्या स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज होती है, तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्टाफ वेलफेयर होता है क्या और क्यों उसकी जरूरत पड़ी, मैं आपको बता चुका हूँ। सिमिलरली मैन पावर प्लानिंग, रेलवे में जो है बताया सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, मैन पावर प्लानिंग इन इंडियन रेलवे। मेन पावर प्लानिंग एक्चुअली में चीज क्या है ये हमको समझना जरूरी है। अगर उसको हम समझ पाए तो काफी चीजें हम किसी को बता सकते हैं, एग्जामों में लिख सकते हैं। जैसा कि बताया नाम से कि मैन पावर मतलब हमारे यहाँ रेलवे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे के अलावा बाहर का भी कोई प्राइवेट भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी को मैन पावर प्लानिंग करना जरूरी है। मैन पावर प्लानिंग होता क्या है? मैन पावर प्लानिंग का मतलब ये हुआ है कि आपके पास जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, आपके कैडर 100 का है, 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं आप। तो प्लानिंग का मतलब होता है मेन, मतलब जो आपके आदमी काम करते हैं उसका हमको प्लानिंग करना है कि 100 आदमी जो है, जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें अगर 100 आदमी की जरूरत है कि नहीं है, क्या हमको 100 से आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, 110 करना है, 120 करना है, या 100 की जगह हम क्या वो काम को 90 से 80 से 70 से करा सकते हैं। तो इसमें दोनों कंडीशन बातें आती हैं कि अगर हम 80 से करा सकते हैं, 70 से करा सकते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट हो जाएगा उसके ऊपर वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सिमिलरली कोई भी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर जगह कम ही करते रहें। भाई हमारा जो एक इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री तरक्की कर रहा है और बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है, तो ऑब्वियसली अपना कार्य बढ़ा रहा है और फैला रहा है वो, तो ज्यादा फैला रहा है, ज्यादा उसके पास वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा मुनाफा कर रहा है, तो उसका डेवलप हो रहा है वो, तो एक्सपेंशन हो रहा है उसका काम, तो वहां उसको आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। तो नहीं तो उसे पहले तो कोशिश ये की जाएगी कि जो काम नया काम आ रहा है, जो काम का एक्सपेंशन हो रहा है, नया प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे भी करें हमारा जो 100 आदमी है हम उसी में मैनेज कर लें। बहुत अच्छी बात है कि उसी में मैनेज हो जाता है, तो हमारा आदमी का जो खर्चा तो उतना ही रहा और हमारा काम बढ़ गया है और उसमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, इसलिए काम बढ़ा तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। या फिर आपको लगता है कि नहीं यार काम ज्यादा हो रहा है और हमको अब 100 आदमी से मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमको आदमी बढ़ाने की। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही मैन पावर प्लानिंग है कि भाई आप अपने यहाँ जो जिस भी इंडस्ट्री में है, चाहे आप रेलवे में काम कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि मेन हमारे पास जो है आदमी लोग, उसका यूटिलाइजेशन कैसा है, कि भाई जितने आदमी हैं उतने आदमी से काम हो रहा है क्या, हम कम से कर सकते हैं, और काम बढ़ रहा है, जैसे रेलवे में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए एरिया में लाइन बिछ रही है, नया काम आ रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, तो उनको करने के लिए आदमी एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा हम करेंगे। सिमिलरली एक और इश्यू आता है कि जो हमारे पास अवेलेबल आदमी है, अब हमारे रेलवे तो 1853 से चल रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन 1853 में जो लंबे तरीके से हम काम करते थे, एक काम के लिए 10 आदमी लगा रखे थे, अब चूंकि कंप्यूटर आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, तो आप मान सकते हैं कि अगर 10 आदमी का जो काम था अभी एक आदमी है, 2 आदमी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बाकी मेरे को 8 आदमी की जरूरत नहीं। तो नई टेक्नोलॉजी आने से भी अगर मैन पावर कम हो रहा है, आदमी हम कम कर सकते हैं, तो ओवरऑल यही है मैन पावर प्लानिंग कि हम इसको कैसे हम मैन का जो है यूटिलाइजेशन प्लानिंग करें कि हमारा काम अच्छा सा हो जाए, प्रॉफिट में हम रहें, कम से कम आदमी लगाना पड़े, काम ज्यादा। तो मैन पावर प्लानिंग क्यों हम करते हैं, क्यों रेलवे या किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए मैन पावर प्लानिंग करना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप कोई इंडस्ट्री, आपने बिजनेस खोला, कोई दुकान खोली आप, और आपको लगता है वहाँ 10 आदमी आपने लगा दिए और काम इतना है ही नहीं, तो ऑब्वियसली 10 आदमी का आप पगार दोगे तो प्रॉफिट होगा नहीं, तो आप घाटे में जाओगे।
और अगर वो 10 की जगह 2 आदमी से मैनेज करते हैं तो 8 आदमी की तनख्वाह तो वैसे आप प्रॉफिट पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि वो मैन पावर प्लानिंग करे। तो रेलवे में भी मैन पावर प्लानिंग होती है। इसका इंट्रोडक्शन बता दूं। Manpower planning is a process which aims to have the right number of staff at right place with right type of skill at right time to enable the organization to achieve the short term and long term manpower planning process सही तरह के लोगों राइट टाइप्स ऑफ स्किल का मतलब होता है कि भाई मेरे को अगर जहाँ पे इंजीनियर चाहिए वहाँ इंजीनियरिंग चाहिए। यानी कि मैं 10वीं 12वीं पास के लोगों से काम कराऊंगा, काम ना तो कर पाएंगे, करेंगे तो उसकी स्पीड नहीं होगी, एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे, काम खराब हो। तो जहाँ जगह पे जिस जगह पे जो टेक्नोलॉजी चल रही है रिले की, उस टेक्नोलॉजी इक्वलेंट उतने नॉलेज वाले, उतने एफिशिएंट लोग, उतने एजुकेटेड पर्सन, उतने टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन वहाँ काम कर रहे हैं। तो मैन पावर प्लानिंग का मतलब यही होता है कि सही संख्या। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई मुझे 4 आदमी चाहिए, मैंने 6 लगा रखे हैं, 10 लगा रखे हैं। तो सही राइट नंबर ऑफ स्टाफ मतलब सही संख्या में, सही जगह पे, उस सही स्किल वाले कर्मचारी सही समय पे वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर जगह पे रहे, उस ऑर्गेनाइजेशन में रहे, ताकि वो जो शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो उनका लक्ष्य है उसको वो हासिल कर पाए। ये है मैन पावर प्लानिंग। इन अदर वर्ड्स मैन पावर प्लानिंग इज अ सिस्टम विच एंश्योर द मैन पावर एबिलिटी at a given point in time. Manpower recruitment is related to matching the personal qualities of employment with job requirement. मैनपावर ये एक और बताया कि जो रिक्रूटमेंट जो है किसी भी मैनपावर का हम रिक्रूटमेंट भी करेंगे तो वो एक उससे रिलेटेड किया हुआ है कि जो हमारे जो रिक्वायरमेंट है, जॉब रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के तहत ही हम कर्मचारियों की भर्ती करें। मेरे ख्याल से अभी चीज समझ में आ गई होगी कि मैन पावर प्लानिंग का हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये एग्जाम, ये सब्जेक्ट भी रखा है, ये प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग है। क्योंकि गजिस्ट्रेट का है तो गजिस्ट्रेट एक मैनेजर माना जाता है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैन पावर प्लानिंग क्या होती है, और क्या होती है वो भी मालूम होना चाहिए, और क्यों हम कर रहे हैं मैन पावर प्लानिंग, क्यों हम पढ़ रहे हैं, तब हम उसको सही तरह से उसको डील कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन पावर प्लानिंग टू एंश्योर द ह्यूमन रिसोर्सेज करंटली एम्प्लॉयड, मतलब हमारे यहाँ अभी वर्तमान में जो कर्मचारी है उसको देखना है कि कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। टू प्लान फ्यूचर मैन पावर नीड्स, मतलब फ्यूचर में क्या आवश्यकता रहेगी आदमियों की, उसका पता लगाना है। टू एंटिसिपेट redundancies एंड अवॉइड अननेसेसरी सिचुएशन, मतलब जो अतिरिक्त अधिक है, मतलब एक्सेस आदमी काम कर रहे हैं, उनका पता लगाना ताकि हम उनको निकाल दें, उस पोस्ट से सरेंडर कर दें हम। टू डिटरमाइन प्रॉपर ट्रेनिंग लेवल, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट जो है कि आजकल आपने सब सुना हुआ मल्टी स्किलिंग की कॉन्सेप्ट भी रेलवे में चल रहा है कि भाई हमारे पास कोई बंदा है जो हमने किसी ग्रुप डी में भर्ती किया है, या पर्टिकुलर एक मल्टी स्किलिंग प्लस सिग्नलिंग, जैसे आप तो सिग्नल का है तो आपके सिग्नल में जो होता है सिग्नलिंग और टेलीकॉम अलग अलग सब्जेक्ट डिपार्टमेंट है। इवन सिग्नलिंग में भी मैं देखता था पहले ईएसएम और एमएसएम दो हुआ करते थे, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर और मैकेनिकल वाले होते थे, तो अलग अलग ये सब होते थे, और एमएसएम भी हुआ करता था। बाद में रेलवे बोर्ड ने उसको खत्म कर दिया, शायद अभी तो नहीं चल रहा है। तो ये ट्रेनिंग का मतलब ये था मल्टी स्किलिंग टारगेट, मतलब आपका जो बंदा अभी ये सब वाले हुआ करता था एमएसएम, अभी उसको बाजू वाले को ये सब वाले को मैकेनिकल का ट्रेनिंग देके, और एमएसएम को मैकेनिकल वाले को ये सब इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग देके हम आदमी कम कर दें। एक ही आदमी दोनों काम करे, और शायद इन फ्यूचर ये भी आएगा कि सिग्नल और टेलीकॉम भी एक कर दे, सिग्नल वाला भी टेलीकॉम का काम कर रहा है, मतलब इसका। तो ये चौथा जो है मैन पावर प्लानिंग का, ये है कि हम कर्मचारी को जो करंट नॉलेज है, उस नॉलेज के अलावा उसको एडिशनल नॉलेज की ट्रेनिंग देके, एडिशनल क्वालिफिकेशन, एडिशनल टेक्नोलॉजी का नॉलेज देके हम उसको मल्टी स्किलिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करके, और उसको हम मैन पावर में हम कम कर लेते हैं। तो एक ही आदमी सारे काम करेगा तो धीरे धीरे इसमें मैन पावर पे कंट्रोल किया जाता है। ये मैन पावर के 4 ऑब्जेक्टिव्स थे। बेनिफिट बता दिए हैं। बेनिफिट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिड्यूसिंग मैन पावर कॉस्ट, मतलब मैंने जैसे बताया कि 100 आदमी कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और 100 की जगह आपको लगता है कि भाई मेरा 80 से ही काम हो जाता है, आपको पता लगा कि 20 आदमी तो काम ही नहीं कर रहे हैं, 10 आदमी का काम कम है, आपने उस काम किसी और को दे दिया और आदमी 20 कर दिए, तो ऑब्वियसली 80 कर दिए, ऑब्वियसली 20 आदमी
को हटाने से 20 आदमी का जो आपका कॉस्ट है वो कम हो जाता है। गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज, और जो कर्मचारी को हम एडिशनल ट्रेनिंग या दे रहे हैं उससे बेस्ट कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वो काम करेंगे तो उससे बेनिफिट मिलेगा आपका, तो हम एडिशनल ट्रेनिंग देंगे तो। मोटिवेशन, मोटिवेटिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, स्टाफ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है हम उसको मोटिवेट करें आगे अच्छा काम के लिए, और उनको अच्छी हायर स्किल देके, प्रॉपर ट्रेनिंग देके उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और डेवलपिंग द एग्जिस्टिंग मैन पावर, ये भी वही है, मोटिवेटिंग और डेवलपिंग होता है वो, मतलब आप उसमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज डाल रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो उनको काम के प्रति और डेवलप कर रहे हो, ये सब बेनिफिट इसमें। असेसमेंट ऑफ मैन पावर इन रेलवेज, इन ओपन लाइन असेसमेंट कैसे करते हैं, कैसे कम ज्यादा, जैसे अभी बताया है कि भाई इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्ट टू प्लान फ्यूचर मैन पावर नीड्स, या आपका जो करंट मैन पावर है, ये फ्यूचर में मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके हिसाब से वो हम कैसे पता लगाते हैं, वो हमारे जो पता चलेगा वो नॉर्मल वेस्टेज, मतलब जो अभी जो रेलवे एम्प्लॉय डेथ कर गए हैं, डिप्रेशन में गए हुए हैं, रिमूव डिस्मिस हो गए हुए हैं, फ्यूचर लगे हुए, रेस्ट हुआ या स्टिक, ये सब चीजें जो है मैन पावर को असेस करने में ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। कंस्ट्रक्शन में जो होता है, कंस्ट्रक्शन इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स फेजिंग ऑफ वर्क आर यूज्ड टू असेस द, वहां पे जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिव्यू ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पे विचार किया जाता है। और ये उसे बताया कि देयर हैव बीन डायनामिक चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, कंप्यूटराइजेशन, mechanization of track metal, etc. are taking place in fast rate to meet the challenge of traffic requirement in Indian Railways. जैसा कि आपको बताया है कि अभी हमारा जो रेलवे चालू हुआ था 1853 में, और अब हमारा आ गया 2021। अभी आपने देखा होगा, जैसे हमें हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट में एचआरएमएस पेमेंट एक जमाने में सैलरी रजिस्टर से हुआ करता था, आजकल आपका ऑनलाइन पेमेंट है, आई पास की पेमेंट हो रहा है। अभी रिसेंटली हमारे रेलवे में पर्सनल डिपार्टमेंट की जैसे मैं बात करूँ, आपको शायद आइडिया होगा कि पीएफ भी एचआरएमएस के थ्रू हो रहा है, सेटलमेंट एचआरएमएस में हो रहा है, सारा का सारा काम जो है अभी पर्सनल डिपार्टमेंट का। और जहां तक मैं अगर इंजीनियरिंग की बात करूँ, इंजीनियरिंग में ट्रैक मशीन आती है जो गैंगमैनों का काम आराम से ट्रैक को निकाल के कुछ घंटों में ही पूरा ट्रैक ठीक कर देती है। तो जो हमारा रेलवे इतने सालों में हमारे रेलवे में कई चेंजेस आए हैं जो टेक्नोलॉजी में, और मॉडर्नाइजेशन हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, कंप्यूटेशन, जिसकी वजह से अब मैन पावर जो है काफी कम जरूरत पड़ रही है। और टारगेट भी पहले किसी जमाने में 19 लाख हुआ करता था, 13 लाख पे आ गया है, और अभी कम करने का प्लान है, ताकि जो स्टाफ के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम से कम हो। मैन पावर प्लानिंग का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें सबको वर्बली से बता दिया है कि क्या क्या होता है। मैन पावर प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग क्या है वो थोड़ा मैं बता दूं आपको। बेंच मार्किंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ measuring our product, service, progress, and practice against the most successful competitor or companies which are established industry leaders, then learning how the excellence was achieved and then setting out to match or even surpass them. Benchmark consists of being humble enough to accept that somebody else is better, then being wise enough to learn from them and then match or even surpass them. बेंचमार्किंग का मतलब मैं बता दूं आपको, बेंचमार्किंग का इसमें बताया है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्टेशन, आप सिग्नल के हैं, बता दूं सिग्नल वाले हैं लोग हैं, सपोज एक स्टेशन है, रोड साइड स्टेशन, फॉर एग्जाम्पल सानंद, अहमदाबाद की बात करें, सानंद है या अमलिया सानंद स्टेशन है, रोड स्टेशन में जहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी सिग्नल की है, आउटर सिग्नल है या आपका जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, तो एक बिल्कुल नया स्टेशन बना है सपोज आपको, और वहां सिग्नलिंग लगाना है बिल्कुल एक सेम टाइम, बिल्कुल रोड साइड स्टेशन पे आपको सिग्नलिंग पूरा करना है। तो ये देखा जाता है कि वह सिग्नलिंग के लिए या कोई भी काम के लिए, मान लीजिए ट्रैक है, ट्रैक पे कोई 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाना है, वहां जो आदमी लगाना है, तो कोई भी काम को कितने लोग करते हैं, सपोज अहमदाबाद डिवीजन में यहाँ सानंद में एक सिग्नलिंग काम किया स्टेशन पे, वहां 20 आदमी लगे। ये काम राजकोट डिवीजन ने किया, वहां 25 लगे, कहीं 12 लगे, कहीं, मतलब हर डिवीजन में अलग अलग लोगों ने काम किया।
तो बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ जल्दी से भी हुआ है और कहाँ अच्छा भी हुआ है और कहाँ कम से कम लोगों ने काम किया। इसमें वर्डिंग वही लिखी है, पढ़ी देखा हुआ है कि benchmarking consists of being humble enough to accept that somebody else is better than being us। मतलब हमको यहाँ एक्सेप्ट करना है कि कोई दूसरा हमसे बेटर है, या ओवरऑल बेस्ट अमंग द अदर्स का मतलब पढ़ना है कि जितने भी लोग एक फील्ड में थे, अलग अलग डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, तो एक ही काम, सेम सिमिलर काम को अलग अलग डिवीजन में अगर किया जाता है, तो अलग अलग डिवीजन में उसी काम को कम से कम लोगों के द्वारा जहाँ किया जाता है, अच्छा किया जाता है, तो कम से कम टाइम में टारगेट पूरा जाता है, उसको एक आदर्श मान के वो चीज बाकी लोगों पे लागू होती है, उसी को बेंचमार्क पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सीधी भाषा में बात करूं कि सबके घर में खाना बनता है, किसी सबकी घर में जो वाइफ रोटी बनाती है, सपोज वाइफ को दो बच्चे और हस्बैंड वाइफ, चार लोगों के लिए सपोज 20 रोटी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बताऊं आपको, 20 रोटी बनानी है हर घर में। आज हम एवरेज मानते हैं, दो बच्चे हैं और हस्बैंड वाइफ, टोटल चार की फैमिली। अब ये माने कि 20 रोटी बनाने के लिए एक लेडी 20 मिनट ले रही है, एक लेडी 30 मिनट ले रही है, एक 40 ले रही है, एक 35 ले रही है, एक लेडी 20 मिनट ले रही है। सबके घरों में कॉमन कहानी है। तो बेंच मार के किसको बोलेंगे कि एक लेडी जो 20 ही ले रही है, उसको बेंच मार्किंग माना जाएगा कि नहीं, ये 20 मिनट मतलब ये आइडियल पोजीशन। यहाँ तो केवल एक लेडी की बात हो रही है, बेस्ट बता रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई काम, आदमियों की जब संख्या की बात कर रहे हैं, तो कोई काम करा जाता है, वहां हम देखते हैं कि ये काम एक जगह 10 आदमियों ने किया, एक जगह 12 ने किया, एक जगह 15 ने किया, किसी ने 20 ने किया, किसी ने 40 ने भी किया। तो हमको लगता है ये 10 आदमी ने ये काम कर चुके हैं, तो हम बाकी चीजों, बाकी इंडियन रेलवे पे भी हम उस चीज का अनुमान करते हैं कि बाकी जगह भी 10 आदमी, तो बेंच मार्किंग हो जाएगा उस काम के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए 10 आदमी। सिमिलरली सीएनडब्ल्यू के अंदर कई बार रैक की सफाई होती है, रैक का मेंटेनेंस वगैरह होता है। तो पूरे इंडियन रेलवे में आपको मालूम होगा, हर जगह जहाँ पॉइंट्स होते हैं वहाँ रैक का मैनेजमेंट होता है, रैक का क्लीनिंग होता है, और एक मेंटेनेंस होता है, प्राइमरी सेकेंडरी मेंटेनेंस होता है। तो एक रैक तो एक सब जगह सेम होता है। आपका जो रैक होगा, आपका स्लीपर कोच का होगा या आपका एसी होगा, उस रैक को सफाई करने के लिए हर जगह भी कितने आदमी लग रहे हैं। और अगर मेंटेनेंस की बात आ रही है, तो मेंटेनेंस, पूरा मेंटेनेंस होने में कितने आदमी और कितना टाइम लग रहा है। जिसका सबसे कम आदमी होगा और सबसे कम टाइम होगा, वही उसका बेंचमार्क। मेरे ख्याल से बेंचमार्किंग को मैंने कई तरह से समझा चुका हूँ, शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बेंचमार्किंग बेंचमार्किंग भी मैन पावर प्लानिंग का ही एक पार्ट है। तो पार्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन पावर प्लानिंग मतलब आपको आदमियों का प्लानिंग करना है, मैन का, कि मैं कम से कम आदमी काम में लगूँ। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 100 आदमी है, तो मेरे को देखना है कि 100 आदमी का काम की 80 से की व्यवस्था है। तो वहां बेंच मार्किंग होगा कि अगर मान ली मैं बेंच मार्किंग नहीं पढ़ूंगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा मैन पावर सही है कि नहीं। होता है मेरा काम 80 से हो जाएगा, लेकिन हमारा आदमी आलसी है, वो आराम से काम करेंगे, हमको लगेगा नहीं ये काम के लिए सोच चाहिए चाहिए। तो बेंच मार्किंग को पकड़ने से पता चलेगा कि नहीं यार, ये काम तो ये अहमदाबाद डिवीजन में ये काम 10 आदमी कर रहे हैं, राजकोट में 15 कर रहे हैं, बड़ौदा में 18 कर रहे हैं, रतलाम में 20 कर रहे हैं, अहमदाबाद वाला 10 कर रहा है, तो 10 ही करेंगे। तो अब क्या होगा, 10 को अगर बेंच मार्किंग किया जाएगा, तो 10 अहमदाबाद में भी 10, राजकोट में भी 10, रतलाम में भी 10 और बड़ौदा में 10 आदमी के लिए वो काम किया जाता है। उससे क्या होगा कि जब जहां उस आदमी को, रतलाम में उसका 20 आदमी काम कर रहे हैं, तो वहां 10 आदमी को सरेंडर करेंगे उसको। उनको बोला जाएगा नहीं है 10 आदमी का ही काम है, आपको 10 आदमी से ही करवाना है। तो तब आप कर पाओगे बेंचमार्किंग के थ्रू, आपका मैन पावर प्लानिंग का सही प्लानिंग कर पाओगे। तब आप 100 का जो कैडर है, आप बोलोगे नहीं यार वहां के हिसाब से 10 ही काम करने हैं, यहाँ पे 20 लगा रखे हैं, तो अब आपके यहाँ 20 में से 10 कम होंगे, यानी आपका 100 की जगह 90 हो जाएगा। तो मैन पावर प्लानिंग में बेंच मार्किंग के थ्रू आप सही मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपका मैन पावर प्लानिंग, और इसमें ट्रेनिंग भी पार्ट है। ट्रेनिंग का एक थोड़ा सा मैं बता दूं, ट्रेनिंग रेलवे में मैन पावर प्लानिंग के अंदर भी एक ट्रेनिंग आती है कि हम लोगों को ट्रेन करें, एडिशनल ट्रेनिंग दें, ताकि मल्टी स्किलिंग का कॉन्सेप्ट के थ्रू एक ही काम सही, अलग अलग काम एक ही आदमी से कराया जाए। इसके अलावा ट्रेनिंग
मैं और बताता हूँ कि रेलवे में इनिशियल रिक्रूटमेंट के अलावा कहाँ का ट्रेनिंग होती है। तो एक तो इनिशियल रिक्रूटमेंट में प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग होती है, जो सेफ्टी कैटेगरी या कई पोस्ट के लिए, नॉन सेफ्टी में भी जैसे कमर्शियल में भी, कि किसी पोस्ट पे काम करने के लिए कर्मचारी को ट्रेनिंग देना होता है। तो प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग होती है जो नॉन विजिटर के लिए मैक्सिमम तो उदयपुर में होती है, कई जगहों में आपका सिग्नल वाला का सिकंदराबाद वगैरह भी होता है। तो एक तो प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग होती है। प्रमोशनल ट्रेनिंग सेफ्टी कैटेगरी के लिए हर प्रमोशन से पहले ट्रेनिंग देना जरूरी होती है। प्रमोशनल ट्रेनिंग होता है, रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग होता है, प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग जैसे आप कर रहे हैं। सिलेक्शन के लिए एक रूल है, सेफ्टी कैटेगरी के लिए जो कर्मचारी SC/ST के कर्मचारी है उनको 3 से 4 वीक का ट्रेनिंग देना जरूरी है। तो वो एक प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग होगा। इस तरह की ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट रेलवे में दिया होगा। आपका मेन तो प्लानिंग हो गया है, ट्रेनिंग वेलफेयर हो गया, PNM, JCM और प्रेम, ये 3 बचा है आपका। कोई आवाज नहीं आ रही? आवाज लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हाँ सर, चल रही है आवाज। ठीक है, मैं अभी तो शांत हो। थोड़ा सब्जेक्ट मेरे ख्याल से थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। अभी मैं सुन रहा था, आप बराबर। यूट्यूब और पास में बहुत क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं बाद में, अभी हमने क्लोज करना है। अ, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही तो मुझे लगा सब सो तो नहीं गए। नहीं नहीं सर, आवाज आ रही है, सर हाँ, आवाज आ रही है, ठीक बराबर। है ठीक है। अभी मैं आपका प्रेम ये करता हूँ, PNM चालू करता हूँ। PNM JCM हो रही है। जैसे कि मैंने बताया, मेरी आदत है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को पहले समझे कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है पढ़ने की। और एक बात बता दूं मैं आपको कि आप लोग सब ग्रुप बी का जो एग्जाम होगा उसकी प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग कर रहे हैं गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए, तो सबको शुभकामनाएं दे चुका हूँ। दूसरा ये है कि होपफुली सब तो बन नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी लिमिटेड वैकेंसी होती है। तो लेकिन आप लोग सब सुपरवाइजर कैटेगरी लोग होते हैं, ऑब्वियसली सब 4200 में होंगे। LDC है तो मुझे याद नहीं रैंकर है कि LDC क्या है। ऑब्वियसली सब 4200 में या 4600 के लोग होंगे। बीइंग सुपरवाइजर भी हमारे को मालूम होना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया था स्टाफ वेलफेयर एक्टिविटीज क्या क्या होती है, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने मैन पावर प्लानिंग भी मैंने बताया था। सिमिलरली PNM वगैरह में भी ये भी एक प्रकार का स्टाफ वेलफेयर का ही पार्ट है, क्योंकि हम स्टाफ की ग्रीवेंसेस जो भी होती है वो हम इसके थ्रू डील करते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। PNM क्यों बनाया गया है, क्यों होना चाहिए PNM, उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो रेलवे में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, जो हम काम करते हैं, किसी ऑफिस जाते हैं, हम काम करते हैं, तो इंसान का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शिकायत होना। ये तो आप सब मानेंगे मेरे ख्याल से कि इवन अपने घर में भी हम रहते हैं तो घर में भी अपने वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड के लिए वाइफ को शिकायत होती है, बच्चों को शिकायत होती है। ऑब्वियसली तो एक इंसान की प्रवृत्ति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो उसके पास है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, पहले तो शिकायत आएगी। दूसरा, कई बार सरकारी तंत्र है तो जो हमको लेजिटिमेट जो राइट है हमारे को जो मिलना होता है हमारे, वो हमको किसी वजह से सरकारी तंत्र है जो भी रीजन से नहीं मिलता। जैसे हमको प्रमोशन है, फिक्सेशन है, ट्रांसफर है, कई ऐसी चीजें हैं जो हमको रेलवे के बोर्ड की पॉलिसी के तहत वो हमको मिलना चाहिए लेकिन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ऑब्वियसली मेरा ये कहना है कि PNM जो संस्था का बनी है, ये मशीनरी बनी, ये मशीनरी का जो मेरे हिसाब से तो मेन उद्देश्य ये है कि कर्मचारी, मतलब ये एक इंडस्ट्रियल रिलेशन में बता दूं का पार्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन के थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताऊंगा, उसे आपको पढ़ा हो किसी ने, कि औद्योगिक संबंध बोलते हैं उसको, कि कर्मचारी और मालिक जो है, एम्प्लॉयर जो होगा, वो जो आपस में काम करेंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में एक डिस्प्यूट होता है। जैसे मैं आपको शिकायत, पहले तो शिकायत होगी ऑब्वियसली, काम करेंगे, ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ बैठने को कुर्सी नहीं होगी, या सुविधा नहीं होगी, या वेलफेयर वाली सुविधा नहीं होगी, या आपकी नौकरी से की शर्तों के संबंधित शिकायत होगी कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए, 15 सालों का प्रमोशन नहीं मिल रहा, पगार आपको कम मिल रहा है, एब्सेंट गलत कर दिया आपका। कई ऐसी रीजन होती है जब हम काम करते हैं, आपको मालूम है कई सारी समस्या होती है। तो ऐसे से क्या होता है कि डिस्प्यूट होता है। उस डिस्प्यूट के तहत शिकायत की वजह से डिस्प्यूट होगा, तो डिस्प्यूट को के लिए क्या हो सोल्यूशन है? एक तो सोल्यूशन है कि आप झगड़ा करो, मारो पीटो आपस में, वो गलत चीज होती है, पुलिस केस बनेगा उसमें, तो वो तरीका सही नहीं। तो किसी भी तरीकों को कैसे हम सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। समस्या है तो समस्या का अगर समाधान नहीं करेंगे तो वो समस्या बढ़ती जाएगी और आपके मन में एक असंतोष डेवलप होगा, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में, हर जगह होगा।
उससे आपका काम की में एफिशिएंसी खराब होगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी तो आपका काम का आउटपुट ही नहीं आएगा ऑब्वियसली। तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है कि वो ऐसी सिस्टम डेवलप करे कि लोगों की शिकायतों को सुना जाए, उसको सॉल्व किया जाए, ताकि कर्मचारी की अगर शिकायतें सॉल्व हो जाएगी तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेगा और अच्छा काम करेगा और अच्छा आउटपुट आएगा। हर इंडस्ट्री चाहती है उसका काम अच्छा हो। तो उसी के तहत ये एक परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी की डेवलपमेंट रेलवे में हमारी चलती है। इस मशीनरी में के जैसे मैंने दिखाया ऊपर 3 स्टेज है, 3 स्तर है। पहला स्तर आपका मंडल या कारखाना या रेल मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, रेलवे बोर्ड लेवल पे होता है, एक एडॉक ट्रिब्यूनल, 3 लेवल है। क्यों हम क्या करते हैं इसके अंदर बता दूं तो इसमें वही है कि हम इंडस्ट्री जो मान्यता प्राप्त यूनियन है उन यूनियन से हम नेगोशिएशन करते हैं, जो भी उनकी इश्यूज होते हैं, जो शिकायत होती है, शिकायतें जो भी जिस तरह की शिकायत होती है उनको बैठ के डिवीजन में, डिवीजन लेवल पे होता है, कारखाना लेवल पे होता है, और यहाँ पे के बाद जो सोल्यूशन नहीं होता वो हेडक्वार्टर लेवल पे भी लेते हैं। ये नेगोशिएशन करते हैं, जो शिकायतें होती है वो आपस में बैठ के बात करते हैं। वो बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें होती है, इशू डिस्कस होते हैं, और मैक्सिमम इसमें जो सॉल्यूशन में काफी निकलता है इसका। तो थोड़ा सा मैंने ये आदत है कि मैं पहले तो बता दूं हम जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं कोई सब्जेक्ट पे। ये कर्मचारियों की शिकायतें हैं, जो भी डिस्प्यूट है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए नेगोशिएशन मशीनरी बनाई, ताकि हम आराम से आमने सामने बैठ के हम उसको सॉर्ट आउट कराएं। लेवल बता दी है, मंडल मंडल लेवल पे देखो वार्ता की अवधि मतलब हर 2 महीने में एक बार दोनों यूनियन के साथ अलग होती है। अपने वेस्टर्न रेलवे में जो मान्यता प्राप्त यूनियन है, एक तो मजदूर संघ है और एक आपकी WRU है, एम्प्लॉयज यूनियन। तो दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है। अध्यक्ष इसमें डिवीजन लेवल पे जो होते हैं DRM होते हैं, और कारखाना में जो कारखाना का जो इंचार्ज होता है, मेन CWM जो भी होंगे वो उनके अध्यक्ष होते हैं। और सचिव में संयोजक जो होते हैं, इसमें जो ये पर्सनल ऑफिसर होते हैं वो इसके संयोजक होते हैं। इसके बाद हेडक्वार्टर लेवल पे जो मीटिंग्स होती है, हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड दोनों लेवल पे 3 महीने में एक बार होती है। हमारे डिवीजन में हर 2 महीने में होती है, हेडक्वार्टर में 3 महीने में एक बार होती है, दोनों यूनियन के साथ अलग अलग। हेडक्वार्टर में जो इसके अध्यक्ष GM होते हैं, और हेडक्वार्टर में जो CPO IR बोलते हैं, औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो उसके संयोजक होते हैं। बोर्ड में जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं सदस्य कार्मिक मेंबर स्टाफ होते हैं, और वहाँ पे एडवाइजर IR बोलते हैं उसको, वो उसके संयोजक होते हैं। इसमें जो एजेंडे की संख्या 30 ली जाती है कुछ जगह, और यूनियनों की प्रति संख्या 20 है इसमें। ये बैठकें सभी स्तर पे दोनों यूनियन के साथ अलग अलग होती है। मतलब जैसे मैंने बता दिया है कि ये पैरेलल चलती है, हर जो भी बातें इसमें लिखी हुई है दोनों यूनियन के साथ अलग अलग होगी। एजेंडा 21 दिन पहले दिया जाता है, और यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं उनको एक दिन पहले उन आइटम में डिस्कस करने के लिए, जो तैयारी करने के लिए एक दिन का स्पेशल सीएल भी दिया जाता है। और विभिन्न स्तरों पर ये मदद एजेंडा में दी जाती है, और जिस पर उस स्तर पर निर्णय हो सके। यदि कोई इश्यू में अगर मंडल या कारखाना स्तर पर डिसीजन नहीं हो पाता है तो वह इश्यू वापस यूनियंस जो है वो हेडक्वार्टर स्तर पे उठा सकती है। इसके बाद आता है एडॉक ट्रिब्यूनल। जो भी इश्यू होते हैं वो डिवीजन लेवल पे लिए जाते हैं, अगर वहां सॉर्ट आउट नहीं होता हेडक्वार्टर लेवल पे होता है। अगर डिवीजन लेवल और हेडक्वार्टर लेवल पे भी कोई इश्यू सॉर्ट आउट नहीं होता है, मतलब सॉर्ट आउट का मतलब ये होता है कि कोई समस्या रखी जिसमें पॉलिसी मैटर आया है, कोई भी इश्यू आया, अगर वो डिवीजन लेवल पे और हेडक्वार्टर लेवल पे भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर उसके समाधान के लिए एक एडॉक ट्रिब्यूनल की स्थापना की है, वहां रखा जाता है, उसके ऊपर उसके सामने रखा जाता है। ट्रिब्यूनल का निर्णय जो भी होता है उसको बोर्ड एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, या उसमें माइनर चेंजेस कर सकती है। और ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष जो होता है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। इसमें प्रशासन कर्मचारी के प्रतिनिधि बराबर संख्या में होते हैं, और जिन विषयों पर निर्णय हो जाता है उसको 2 वर्ष तक निर्णय दोबारा नहीं उठा सकती, किंतु जिन्हें बोर्ड अस्वीकार प्रवर्तित करता है उसको 1 साल बाद उठाया जाता है। मतलब जो मैटर जो है ट्रिब्यूनल के पास गया है, वो ट्रिब्यूनल में की जो डिसीजन है उसको बोर्ड ने अगर मान लिया है तो वो
मुद्दा जो है यूनियन 2 साल तक नहीं उठा पाएगी, उसके बाद उठा सकती है दोबारा अगर उसको कोई बात करनी हो। लेकिन अगर कोई डिसीजन को अगर चेंज किया उन्होंने या बिल्कुल मना ही कर दिया तो उसको एक बार फिर दोबारा एक साल बाद उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अनौपचारिक बैठकें भी, नॉन पेमेंट आइटम भी होते हुए हर महीने इसके मीटिंग मीटिंग कर लेते हैं। ये आपका आ गया है पीएनएम, यहाँ कंप्लीट हो गया है परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। इसमें किसी को डाउट है? पीएनएम के बाद प्रेम इसमें लिखा हुआ है, प्रेम में थोड़ा बाद में आता हूँ। ये कर्मचारी प्रबंधन, कर्मचारियों की भागीदारी से पहले मैं जेसीएम का थोड़ा बता दूं, जेसीएम में ज्यादा कुछ है नहीं। पीएनएम और जेसीएम लगभग लगभग मिलता जुलता ही है। तो अंतर मैं बता दूं, पीएनएम जो होती है वो रेलवे में होती है, यानी रेलवे में जो इश्यू है, पॉलिसी इश्यू है, जो भी इश्यू है, शिकायतें हैं, उसको रेलवे लेवल पे ही रेलवे कर्मचारियों और प्रशासन के बीच में इश्यू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। उसके लिए पीएनएम चलती है। जेसीएम जो होता है वो होता है सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी यूनियंस है। इसमें रेलवे नहीं, रेलवे के अलावा भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में काफी सारे सेंट्रल 50 के आसपास तो जैन में जानकारी काफी, जैसे आपकी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, और काफी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबकी जो यूनियन है वो इसमें पार्टिसिपेट, उसके जो उनके लीडर्स वगैरह जो भी उनके मेंबर्स होते हैं यूनियंस के, कर्मचारी पक्ष के, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको, सरकार और कर्मचारियों के संगठनों के भी अच्छे संबंध और सहयोग का वातावरण बने, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ा जा सके। मतलब कहने का मतलब यही कि उनमें भी वही सेम इश्यू आता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर वैसे बता दूं कि इश्यूज जो लिए जाते हैं वो कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें, काम की परिस्थितियों और कार्यक्षमता सुधार संबंधी मसलों पर विचार किया है। इसमें क्या सिद्धांतों की बात की जाती है, व्यक्तिगत मसले मतलब इंडिविजुअल आइटम इसमें डिस्कस नहीं होता है। जैसे आपको आप बता दूं, बड़े बड़े इश्यूज जो होते हैं आपको, पॉलिसी इशू डिस्कस होते हैं। जैसे आपके पे कमीशन आते हैं, पे कमीशन सपोज सरकार नहीं बिठा रही है, 7th है, 6th है, नहीं बिठा रही, तो उसके लिए यूनियन प्रेशर करती है। अभी आपका एनपीएस का इशू चल रहा है, एनपीएस और ओपीएस का इशू चल रहा है कि नहीं, अभी ओपीएस आना चाहिए और पेंशन को लागू करो। पेंशनर में कई पॉलिसीज चेंज हो रही, पेंशन में डॉक्टर्स को देने का, विडो डॉक्टर्स को देने में संबंधित, तो जो भी पॉलिसी इश्यूज होते हैं, काफी सारे पॉलिसी इश्यूज जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रूल, जैसे अभी मैं बता दूं आपको, नया चाइल्ड के लीव आया आपका, तो एक बंदा आपका कोई एडॉप्शन लीव पूछ रहा था, और सीसीएल आया आपका, उसके बाद अभी पैटर्निटी लीव, ये सब मेरे ख्याल से 2006 के बाद आपने सुना होंगे, बाद में आया, पहले नहीं थे, कई लीव तो पहले नहीं थी। तो ये सब चीजें जो होती है, पॉलिसी मैटर जो डिस्कस होती है, ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन होती है वो डिस्कस करती है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट की फिर रूल, कई रूल हमारे सेम टू सेम रेलवे में भी लागू होते हैं। जैसे आपका चाइल्ड केयर लीव वगैरह है, ये सब लीव सेंट्रल गवर्नमेंट में है। वो इस तरह के मामलों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम है आपके, अभी जैसे आपका एलटीसी आ गया, आपको पूछ रहा था एलटीसी स्पेशल कैश पैकेज, जिसमें पूरा आपके तीनों पास सरेंडर करने हैं आपको और पूरा आपको पैसा मिलता है आपका। तो ये सब चीजें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉय है उनके द्वारा जो यूनियंस है वो उनके साथ डिस्कस करती है, उनके थ्रू कई बेनिफिट वाले इश्यूज सामने आते हैं। ये भी 3 स्तर पे काम करती है। रेलवे में इसके 2 स्तर है। 3 स्तर जो है ये राष्ट्रीय, विभागीय और रीजनल, 3 स्तर पे काम करती है। रेलवे में 2 स्तर है, विभागीय और राष्ट्रीय। एक विभागीय काउंसिल जो है ये रेलवे बोर्ड के स्तर पे है। इसके अध्यक्ष में सदस्य का, इसके जो अध्यक्ष होते हैं सदस्य कार्मिक होते हैं। सरकारी पक्ष 5 से 10 सदस्य होते हैं और कर्मचारी पक्ष में दोनों में मान्यता प्राप्त फेडरेशन के 15 यानी कुल 30 सदस्य होते हैं। इसकी बैठक जो है 4 महीने में एक बार होती है। तो दूसरी जो होती है संयुक्त राष्ट्रीय काउंसिल, ये केंद्र सरकार के स्तर में कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गठित होती है। सरकारी पक्ष के विभिन्न मंत्रालयों के 24 सदस्य होते हैं और कर्मचारी पक्ष के सभी मंत्रालयों के इसमें 60 सदस्य होते हैं। ये देख लेना, इसमें सभी मंत्रालय के 24 सदस्य होते हैं सरकारी पक्ष में, और कर्मचारी पक्ष के टोटल 60 सदस्य होते हैं। और अपने फेडरेशन के भी इसमें बंदे होते हैं रेलवे के।
इसमें भी जैसे पीएनएम में बताया कि अगर मान लीजिए ये काउंसिल में अगर किसी प्रकार का फैसला नहीं हो पाता है कोई भी इश्यू के अंदर, तो फिर इसकी मध्यस्थता के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा जाता है, मामला भेजा जाता है। अगर दो इन लेवल पे अगर कोई भी इश्यू में अगर सुलह नहीं हो पाती, नेगोशिएशन में कोई नतीजे में बात नहीं पहुंचती, तो उसके लिए आर्बिट्रेशन को भेजा जाता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य तो कर्मचारी पक्ष द्वारा प्रस्तुत 5 व्यक्तियों की नामिका से होगा। एक सदस्य होता है राष्ट्रीय काउंसिल के कर्मचारी के पक्ष द्वारा होता है, और एक होता है वो अध्यक्ष होता है, वो न्यूट्रल होता है। केंद्रीय श्रम मंत्री जो होता है आपके लेबर मिनिस्टर जो होते हैं, वो श्रम मंत्री इन तीनों को नामित करते हैं। इसमें जो बताया आपको, जैसे मैंने बताया था, पीएनएम में जो एडॉक ट्रिब्यूनल की जो शर्त होती है वो बाध्य नहीं है। रेलवे बोर्ड चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसकी जो सिफारिश होती है वो सभी को बाध्य होती है कि संसद को ही इस मामले में सर्वोच्च अधिकार वही इसको बदल सकती है। तो यहाँ जो मामला जेसीएम के अंदर जो मामला आगे लेवल जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां अगर कोई डिसीजन होता है तो वो सबको मान्य होती है। सिर्फ संसद ही उसको चेंज कर सकती है। मेरी विभागीय परिषद बैठे इसमें 4 महीने में एक बार होती है। 30 दिन पहले जो है आपकी कार्यसूची दी जाती है। इसमें अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची बाहर के विषयों को शामिल कर सकते हैं। इसमें एक बार तय हो गया मामला, उसको 12 महीने तक दोबारा कार्यसूची में नहीं लिया जाता है। यदि किसी मामले में सहमति नहीं हो पाती तो ऐसा मामला मध्यस्थता बोर्ड को सौंपा जा सकता है, जिसकी सरकार 3 सदस्य की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड के अध्यक्ष स्वतंत्र व्यक्ति हुए, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। ये आपका जेसीएम हो गया है। अब आपका मैं बता दूं, प्रेम बताता हूँ। प्रेम जनरली बहुत कम यूज में आता है। प्रेम को हिंदी में पार्टिसिपेशन ऑफ रेल इन मैनेजमेंट, यानी रेल कर्मचारियों के प्रबंधन में भागीदारी। यह इसका पूर्ण करके कर्मचारियों को और अधिक प्रभावी अर्थवन बनाने की दृष्टि शुरू किया गया है। ये कर्मचारी को पार्टिसिपेंट प्रबंधन में पार्टिसिपेट करने के लिए इसका स्टार्ट किया गया था। इसके जो उद्देश्य हैं वो बता दिया इसमें कि रेलवे के कर्मचारियों की समीक्षा करना, विविध आंकड़ों और विचारों का आदान प्रदान करके संगठन की कार्य क्षमता और व्यवहार में सुधार करना, निवेशक निवेश जो है उसके कार्यक्रम की समीक्षा करना, स्पेशली जो मकान और जो है वेलफेयर एक्टिविटीज है उसके अंदर जो निवेश है उसकी समीक्षा करना है। इसके अलावा संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीक का प्रयोग, ताकि रेलवे की छवि और अच्छी हो जाए, ऐसे एरिया की पहचान करना, उसमें कार्यक्रम में तैयारी करना, उसकी रेल कर्मचारी प्रबंधन की प्रक्रिया में प्रभावी और भाग ले सके ऐसी सुविधा देना। और इसके बाद है रेलवे रेल यात्रियों और सुरक्षा के कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो ऐसे तौर तरीकों की पहचान करना, उसमें चर्चा करना। ये भी 3 स्तर पे काम करती है। बोर्ड स्तर पे है, क्षेत्रीय रेल स्तर पे है और मंडल स्तर पे। बोर्ड स्तर पे रेलवे बोर्ड इसके अध्यक्ष होते हैं, बाकी सारे मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। मान्यता प्राप्त कर्मचारी को 4 प्रतिनिधि होते हैं। इसमें रेलवे ऑफिसर्स के भी दोनों फेडरेशनों के 2 प्रतिनिधि होते हैं। क्षेत्रीय स्तर पे जीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। डिवीजन लेवल पे डीआरएम इसके अध्यक्ष होते हैं। हेडक्वार्टर में जीएम होते हैं। एजीएम और सारे ब्रांच पीएचडी उसमें होते हैं, सदस्य होते हैं। और यूनियन के जो प्रतिनिधि दोनों फेडरेशन के तीनों में 4 प्रतिनिधि होते हैं। उनमें सभी में ऑफिसर एसोसिएशन के भी वो प्रतिनिधि 2 प्रतिनिधियों को अलाउ किया हुआ है। ये आपका फ्रेम हो गया है। मेरे ख्याल से सर अब आपको कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। PRIM का फुल फॉर्म बता दीजिए वापस से। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ओके सर। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। आपका कोई बंदा मैं देख रहा था पूछ रहा था डिपेंडेंट पास के लिए ना, उसमें कुछ मुझे जवाब बराबर नहीं लगा, मैं उसमें रिपीट कर दूं। इसको डिपेंडेंट मानते हैं रेलवे में, किसी को शायद आइडिया नहीं होगा। डिपेंडेंट काफी कॉमन वर्ड है। आपकी जैसे विडो मदर का आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उसमें। विडो मदर आपके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया है। विडो मदर है आपका भाई,
या सिस्टर है, डाइवोर्सी सिस्टर है या विडो सिस्टर है। डिपेंडेंट के लिए दो क्राइटेरिया जो वो फिक्स है रेलवे का, कि कर्मचारी का मिनिमम पेंशन जो भी चलता है आजकल वो है 9,000 रुपया। 9,000 रुपये में जो करंट डीए चल रहा है 17% डीए चल रहा है। 9,000 का 17%, 900 प्लस समथिंग आएगा आपका 4,500, यानी कि 10,500 समथिंग आएगा। मतलब 9,000 के ऊपर जो करंट डीए हम उसके अंदर जोड़ेंगे, और डीए जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें वो ऐड हो जाएगा। सपोज 9,000 पे आपका 20% डीए चल रहा है आपका, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज 20% डीए हो गया, तो यानी 9,000 का 10%, 900, यानी 1,800 आपका डीए होगा। तो 9,000 यानी 10,800। अगर डीए आपका 20% होता है तो किसी भी कर्मचारी, मतलब तो डिपेंडेंट किसको मानेंगे, उसके लिए डेफिनेशन है कि उस कर्मचारी, उस व्यक्ति की जिसको कि डिपेंडेंट मानना है, उसकी सभी स्रोतों से जो आय है वो 10,800, यानी 9,000 प्लस डीए 10,800, या कर्मचारी का जो वेतन है कर्मचारी का, जो इसका डिपेंडेंट हमको लेना है। मतलब मैं अगर किसी को इंक्लूड कर रहा हूँ डिपेंडेंट में, ब्रदर को, मदर को, ये किसी को भी, तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मेरे पे का 15% जो होगा, मेरी पे मान लीजिए 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 का 15% कितना होगा, 15,000 होगा। ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला ये है, सिंपल फॉर्मूला है कि 10,800 या मेरी पे का 15% जो कि 15,000 होगा। अगर 1,00,000 मेरी बेसिक है तो बेसिक का पकड़ना है। 10,800 या 15,000 में ज्यादा कौन सा है? 15,000 ज्यादा है। तो दोनों में से जो ज्यादा है उससे उसकी आय कम होनी चाहिए। यानी मेरी अगर 15,000 बेसिक है तो 15,000 से उसकी इनकम सभी स्रोत से आए हुए कम होनी चाहिए। अगर 15,000 है, 1 रुपये होती है, तो डिपेंडेंट नहीं होगा, चाहे मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो। इसमें मैं बता दूं आपको, 10,800 का जो फिगर है वो जनरल ग्रुप डी के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जो हायर बेसिक वाले लोग हैं, स्पेशली आपके रनिंग स्टाफ जो होते हैं, जो एब्जॉर्व होते हैं, या ऑफिसर होंगे, डीआरएम, एडीआरएम, या बड़े ऑफिसर जो होते हैं, उनका 15% ज्यादा होता है, तो उनको वहां एडवांटेज मिलता है। जिनका 15% 10,800 से कम है, सपोज 20% का बेचारा, मैंने राउंड फिगर बताया, 20% आपका डीए है। अगर उसका 15% कर्मचारी का बेसिक, आप अपना बेसिक निकाल लो, जो भी बेसिक चल रहा है आपका, अगर उसका 15% मान लीजिए 10,800 से कम है, तो 10,800 से उसकी इनकम कम होनी चाहिए, जो भी आप जिसको डिपेंड बना रहे हैं। वो 10,800 से अगर ज्यादा हो रही है, अगर 15%, मान लीजिए आपकी 12,000 हो रही है सपोज, तो फिर 12,000 से उसकी तनख्वाह कम होनी चाहिए। जिसकी बेसिक ज्यादा है वहां डिपेंडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, क्राइटेरिया उसका बढ़ जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मेरी बात नहीं समझ में आई? डिपेंडेंट का फॉर्मूला जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सुपरवाइजर को, हर ऑफिसर को मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्या है। सर एक बार वापस समझा दीजिए। नहीं समझ में आया? सर डिपेंडेंट डिपेंडेंसी का देखिए में जो फॉर्मूला है वो फिक्स फॉर्मूला है, कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकता। उसमें दो कंडीशन, एक नहीं, ए और बी मान लेते हैं अपन। ए है आपका 9,000 फिक्स है। देखिए ये 9,000 जो है हर पे कमीशन में चेंज होगा। 7 पे कमीशन के बाद 9,000 है। इससे पहले 3,000 हुआ करता था, 3,500 हुआ करता था, 3,500। ठीक है ना। 7 पे कमीशन में जो मिनिमम पेंशन होता है, मिनिमम पेंशन और मिनिमम फैमिली पेंशन, दो जो दोनों के दोनों जो है वो 9,000 रुपये। ठीक है। किसी भी आदमी को, रेलवे एम्प्लॉय को जो 93 में गवर्न हुआ है पेंशन रूल में, उसको 9,000 से कम पेंशन नहीं मिलेगा, ना फैमिली पेंशन भी 9,000 से कम मिलेगा। 9,000 रुपया प्लस जो करंट डी है, डी आपका 5% है, 10% है, 20% है, मान लीजिए डी 100% हो गया कभी आज से 2 साल 4 साल पहले, तो कितना हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्राइटेरिया? 9,000 प्लस 100% डी है और 9,000, यानी 18,000 हो जाएगा। तो एक तो वो हो जाएगा, प्लस कर्मचारी का बेसिक। इन दोनों में से जो ज्यादा अमाउंट आएगा, उस ज्यादा अमाउंट से उस व्यक्ति का, जिसको कि आप डिपेंडेंट बना रहे हो, उसकी इनकम उस अमाउंट से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दो क्राइटेरिया है। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते 15% मेरा नहीं बोल सकते। आपका मान लीजिए अभी
फॉर एग्जाम्पल आपका जो है सपोज 40,000 बेसिक है आपका, तो 40,000 का आपका 15% जो होता है वो होता है 40,000 का 10% आपका हो जाता है 4,000, यानी 6,000 हो गया। तो 6,000 से कम नहीं होना चाहिए, 6,000 तो बहुत कम हो जाएगा आपका, वो गलत है। आपका जो आएगा मिनिमम पेंशन जो है प्लस डी है, यानी 10,000 अगर वाली 17% लगाते हैं तो 10,500-600 के आसपास वो अमाउंट आता है। 17% डी लगाएंगे तो 9,000 का। आप करें तो मैं आपको बता दूं फिगर, अभी 2 मिनट निकाल के बताता हूँ। सर डिपेंडेंट में हाँ, ब्लड टेस्ट होना जरूरी है? 1530, 9,000 प्लस 1530 यानी आ जाएगा 10,500 है आपका, 530। अभी जो करंट है 17% डीए के हिसाब से वो है 17% डीए निकालते हैं 9,000 का, तो 10,530 आता है। ये 10,530 या आपका बेसिक का 15%, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हमको पकड़ना है, उससे कम होना चाहिए। थोड़ा टेढ़ा है, घुमावदार, लेकिन समझना जरूरी है। डिपेंडेंट में ब्लड रिलेशन रहना कंपलसरी? क्या? ब्लड रिलेशन कम होना कंपलसरी डिपेंडेंट? हाँ, डिपेंडेंट में नहीं, ब्लड रिलेशन वाली बात नहीं। डिपेंडेंट तो देखो आपकी जो वो फैमिली होती है आपकी, बता दो। एक फैमिली होती है आप बनाते हो, आपकी वाइफ और आपके बच्चे नीचे चलते हैं। एक फैमिली होती है जो आपके फादर है बनाई, तो आपके फादर की फैमिली वाले ही लोग आएंगे और कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। तो आपके फादर की फैमिली में कौन होंगे? आपकी माँ होगी और आपके भाई बहन होंगे, बस। और आपकी फैमिली, वो फैमिली मेंबर होंगे, बाकी वो डिपेंडेंट में आएंगे जो आपके मदर या ब्रदर सिस्टर होंगे। और वो डिपेंडेंट तभी होंगे जब, पहली बात तो पहली कंडीशन में आपके जो फादर की फैमिली वाले बंदे वो तभी डिपेंडेंट होंगे जब फादर एक्सपायर हो जाएंगे। फादर के जीवित होते हुए आपका कोई भी फादर, आपकी मदर या ब्रदर आपके डिपेंडेंट नहीं हो सकते। पहला कंडीशन ये है कि फादर का जीवित ना होना पहली कंडीशन है। अगर फादर जीवित नहीं है तो मदर, आपकी मदर और उनके बच्चे, बच्चे की भी अलग अलग बात है कि अनमेरिड सिस्टर है तो वो आई जाएगी, लेकिन ब्रदर है तो 21 साल से बड़ा आएगा नहीं, उसको फिर वो एजुकेशन वाला ग्राउंड लेना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। और उसके ठीक। बाद आपकी फैमिली तो आई जाएगी। आपकी फैमिली में अगर आपके बच्चे हैं तो लड़की तो अनमेरिड वो आई जाएगी, और डाइवोर्सी डाटर और विडो डाटर का फिर वापस वही कहानी आ जाएगी कि आपका वही जो मेरा कंडीशन बताया आपको कि 9,000 प्लस डी है, 10,530 या प्लस आपका बेसिक का 15%, जो दोनों में से जो भी ज्यादा है उनसे उनकी इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर बच्चे के केस में, सन के केस में, जब 21 साल से ऊपर हो रहा है तो मतलब और फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर रहा है मान्यता प्राप्त संस्थानों से, तो मिलेगा उसको, तो डिपेंडेंट जैसे बनाएंगे मान लो, जब तक पढ़ाई। देखो तो बता दूं, भले ही वो, जो दो चीजें हैं आपके पास के लिए, तो बता दूं आपको, जब तक पढ़ रहा होगा उसको मिलेगा। जी सर, अब मेडिकल के लिए नया रूल आया है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है जब तक वो अनमेरिड रहता है जी और आप पे डिपेंडेंट है, आपके साथ रह रहा है। तो मेडिकल के लिए जब तक वो अनमेरिड है, चाहे वो 30 साल हो जाए 35 साल हो जाए, वो आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। दोनों में अलग अलग। जी। पास के लिए अप टू पीएचडी तक भी जाता है तब तक मिलेगा हाँ, उसे बस पढ़ रहा है पास। तो मिलेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जी ये फैसिलिटी आ चुकी है सर मेडिकल वाली सन के जी, लिए? मेडिकल 2009 का सर्कुलर आया, 2009 में आ गया। बराबर। और मैंने आज जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें किसी को डाउट है? मुझे लगता है थोड़ा समझ में कम आएगा, सब्जेक्ट थोड़ा सा डे टू डे आपके यूज नहीं होता है ना। सर कुछ ऑब्जेक्टिव इसके तो शेयर करिए ना। ऑब्जेक्टिव यार ऐसे इनमें थोड़ा सा देखता हूँ, मैं मिलेगा तो भेजता हूँ कि पेपर्स मेरे पास कुछ है। जनरल पेपर भेजता हूँ, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है, वो मैं दे थैंक दूंगा। यू सर। हाँ, जनरल। जी सर। और कुछ किसी को? और डीआर वीआर में कुछ पूछना आप पूछ सकते हो मेरे से, और सर की सब्जेक्ट फाइल में भेज लीव वीव चाहिए तो। की फाइल आपके पास में भेज देना सर। हाँ ठीक है, इस कंटिन्यू करूँ मैं? सर डीआर पे अगर आप कुछ यस सर। तैयार हो तो सर थोड़ा सा ले सकें तो। डीआर में कुछ आपको पूछना पूछ लो, डीआर बहुत लंबा सब्जेक्ट है। इसको डाउट है डीआर में?
सर एक तो ये है कि बंदा कोई सस्पेंड है हाँ और उसको माइनर पेनल्टी मिलती है, हाँ तो उस समय जब उसको वापस ड्यूटी पे लेते हैं तो वो सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ, पूरा पीरियड ऑन ड्यूटी माना जाएगा उसको। कोई भी आदमी और सस्पेंड है, सस्पेंशन के बाद अगर वो चार्जेस ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं या माइनर पेनल्टी होती है तो पूरा पीरियड जो है वो ऑन ड्यूटी माना जाएगा। ऑन ड्यूटी माना जाएगा ना सर उसका? हाँ, ऑन ड्यूटी। अगर पूरा पीरियड अगर माइनर पेनल्टी दिया तो भी पूरा पीरियड ऑन ड्यूटी माना जाता है। सस्पेंशन में एक बार बता दूं मैं आपको कि सस्पेंशन होने के बाद कई लोग सस्पेंशन पीरियड को रेगुलर नहीं कराते। मतलब रेगुलर से मैं बता दूं क्या मतलब हुआ कि अगर कोई आदमी सस्पेंड हुआ है, उसमें दो ऑप्शन होंगे, या तो वो ड्रॉप हो जाएगा या माइनर पेनल्टी होगी या फिर मेजर पेनल्टी होगी। ठीक है ना? अगर वो माइनर हुआ और ड्रॉप हो गया है तो आपका ऑलरेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अगर वो पेनल्टी मेजर रही, तो मेजर अगर पेनल्टी आती है, चार्जशीट आती है, तो वो पीरियड जो सस्पेंशन पीरियड मतलब सही में सस्पेंड जो किया वो सही था, तो ऐसे में अब उसको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय को छुट्टी मांगनी चाहिए उसमें। जो भी छुट्टी उसके अवेलेबल, HLAP या LAP जो भी है वो छुट्टी मांग सकता है, और उसको वो अप्लाई करना चाहिए कि साहब मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो सस्पेंड रहा मेरे को छुट्टी दी जाए, और जनरली छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से आदमी भूल गया, छुट्टी सैंक्शन नहीं कराई, तो पूरा पीरियड नॉन क्वालिफाइड सर्विस में जाता है। मैं आपको बता दूं। मतलब वो जब वो सस्पेंड हुआ था उसके पहले वाला पीरियड सब खत्म हो जाएगा, वो जब वापस ऑन ड्यूटी आएगा तभी से उसकी वो रेगुलर सर्विस मानी जाएगी? नहीं, सर्विस तो पहले ही मानेगी। वो पीरियड मान लो 3 महीने सस्पेंड रहा तो 3 महीने का पीरियड क्वालिफाइड सर्विस नहीं काउंट होगा। 3 अच्छा, महीने वो पीरियड कम हो जाएगा। 3 महीने माइनस हो जाएगी। ओके सर। हाँ, तो उसमें आपको DCRG फर्क पड़ेगा। 3 महीने का आपको LAP HLAP बैलेंस नहीं मिलेगा आपका, वो सब रहेगा। तो कभी भी सस्पेंड होता है तो मेजर पेनल्टी मिलती है, तो आप उसको सर्विस, जब मेजर पेनल्टी आपको NIP मिल जाए, आपको रिडक्शन या जो भी मिल जाता है, उसके बाद आप अप्लाई कर दो कि सर, पहले अगर अपील करना चाहते हो तो अपील कर लो। अपील के लिए आपको मालूम होगा 45 दिन टाइम मिलता है, और रिवीजन के लिए 45 मिनट टाइम मिलता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अपील भी कर सकते हो, फिर अगर अपील करना भूल गए, नहीं कर पाए, लेट हो गया, तो आप रिवीजन कर सकते हो डायरेक्ट। टोटल 90 डेज में आपको रिवीजन करना है। आपने वो चैनल पूरा कर लिया और आपका कुछ रेमेडी नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तो फिर आप जाके मेरे को एक बात बताओ कि किसी आदमी को 5 साल का इंक्रीमेंट बंद किया है, ठीक है, ये माइनर पेनल्टी की मेजर पेनल्टी? मेजर। सर मेजर पेनल्टी है। किसी ने NIP पढ़ी है कि पेनल्टी कौन कौन सी होती है? किसी को मालूम है पेनल्टी कौन कौन सी होती है? नहीं सर, बता दीजिए। पेनल्टी जो है अपनी माइनर पेनल्टी होती है स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट की, 4 नंबर की। मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, मुझे जो हल्का फुल्का याद है, ज्यादा भी याद नहीं है। वो पहला आपका होता है निंदा होता है, ठीक है, सेंसर। दूसरा आपका होता है पदोन्नति, नियत अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक। तीसरा आपका जो होता है वो जो आर्थिक नुकसान जो होता है सरकार को, उसकी भरपाई होता है। 3A में आता है पास PTO या दोनों पर रोक आता है। 3B में रिडक्शन, एक स्टेज अगर कम कर रहे हैं हम 3 साल से कम के लिए, तो माइनर होती है, 3B बोलते हैं उसको। सेम स्केल में एक स्टेज नीचे रिडक्शन करना है। चौथी जो होती है वो होती है नियत अवधि के लिए वेतन अवधि पर रोक, जो कि 3 साल से अधिक ना हो। तो उसमें अगर 3 साल नहीं, 3 साल का नहीं उसमें फंडा है, उसमें नियत, उसमें अगर 3 साल से ज्यादा करते हैं तो हमको इंक्वायरी पूरी करनी पड़ती है, रूल मेजर पेनल्टी तरह, लेकिन वो पेनल्टी माइनर में आती है। ये ध्यान रखना, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट की जो पेनल्टी है वो माइनर पेनल्टी में आती है। उसके बाद 5 नंबर की जो पेनल्टी आती है वो आती है आपकी उसको छोड़ के आपका रिडक्शन, एक से ज्यादा स्टेज के लिए अगर रिडक्शन है तो वो 5 नंबर की, और 5 नंबर से ही आपकी मेजर पेनल्टी चालू होती है। और छठे में आपका जो है रिडक्शन इन लोअर ग्रेड स्केल, मतलब आपका बिल्कुल 4600 सीधा 2800 2000 तक लेके आते हैं, वो 6 नंबर की मेजर पेनल्टी होती है, बड़ी पेनल्टी। उसके बाद 7 8 9 तीनों होती है कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल। ये आपकी टोटल 9 पेनल्टी होती है। ये आपको पूरा समझना पड़ेगा। तो आपकी कई बार क्वेश्चन कुछ ही पूछ लेते हैं कि किसी आदमी को सस्पेंड किया तो ये मेजर पेनल्टी की माइनर पेनल्टी है? सस्पेंड को पेनल्टी नहीं मानते ना सर? बढ़िया, अच्छा जाओ।
तो ऐसा भी सवाल पूछता है कई बार कि भाई किसी को सस्पेंड किया तो माइनर पेनल्टी या मेजर पेनल्टी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि सस्पेंशन को जो है पेनल्टी नहीं माना जाता। ये कॉमन क्वेश्चन आता है डीआर का। और रूल थोड़ा देख लो कि डीआर के अंदर कौन सा रूल क्या होता है। जैसे आपकी एनआईपी जो होती है कौन से रूल में आती है, एनआईपी किसको मालूम है? सस्पेंड पीरियड क्या ड्यूटी बना जाएगा क्या सर? क्या सस्पेंड पीरियड ड्यूटी बना जाएगा क्या बना जाएगा? सस्पेंड पीरियड जो है, अगर सस्पेंशन के बाद आपको डीआर प्रोसीडिंग के बाद अगर माइनर पेनल्टी या ड्रॉप हो जाती है चार्जेस तो ऑलरेडी माना जाएगा। लेकिन अगर आपको मेजर पेनल्टी आई तो फिर वो पीरियड को आपको ट्रीट कराना पड़ेगा, आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा रूल्स थोड़ा देख लो डीआर के अंदर। एनआईपी कौन से रूल में आती है, आपका जो इंक्वायरी, अच्छा कोई बताएगा मुझे इंक्वायरी कौन से रूल में होती है आपकी? मेजर पेनल्टी की जो इंक्वायरी होती है कौन से रूल में आती है? नहीं मालूम लगता है, मैं बता दूं आपको, रूल 9 के अंदर पूरी इंक्वायरी करता है। एक बार बता दूं आपको कि जैसे आपने फिल्में देखी होगी, किसी को फांसी की सजा देते हैं तो जज बोलता है दफा 302 के तहत दी जाती है, ये तो सबने सुना होगा, है ना? ऐसे ही डीआर भी हमारा क्वासी जुडिशियल सब्जेक्ट है, तो उसमें रूल का बहुत महत्व है, कौन सा रूल नंबर है। कॉमन कॉमन जो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक रूल 6 होता है जिसमें एनआईपी होती है। एनआईपी जो जाती है सब रूल 6 के अंदर रहती है। रूल 9 में जो होती है इंक्वायरी होती है। रूल 11 में मेजर माइनर पेनल्टी चार्जशीट डील होती है। और 25 रिवीजन होता है। ये दो चार रूल आप थोड़ा मेन रूल देख लेना कौन से रूल में। 25A जो होता है रिव्यू होता है, रिव्यू सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। ये कुछ रूल्स आप देख लो, क्योंकि डीआर इंक्वायरी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है पूरा आपका। सर मैक्सिमम कितने सेट पास पीटीओ बंद किए जा सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, कोई फिगर बताना पड़ेगा आपको, अनलिमिटेड नहीं कर उसके। हाँ सर, मतलब अनलिमिटेड है, जितनी सर्विस की वो पूरे कर सकते हैं? वाइट रोड राधेश्याम बस नहीं है। नहीं नहीं है। हाँ मैं वाइट रोड राधेश्याम ही है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ क्या बोले थे? सर मैक्सिमम कितने सेट पास पीटीओ बंद किए जा सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ। देखिए मैं बता दूं, पास पीटीओ और इंक्रीमेंट में लिखा हुआ है नियत अवधि के लिए, मतलब आपको एक क्लियर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अनलिमिटेड नहीं कर सकते। इवन प्रमोशन भी होता है तो आपको हमेशा ही बताया गया है कि जो है पीरियड स्पेसिफाई करना आपको। तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके 2 साल के लिए तो यार सेट बता दे आपको, 10 सेट 20 सेट 25 सेट जो भी सेट है। और सिमिलर इंक्रीमेंट है तो एक इंक्रीमेंट या 1 साल का इंक्रीमेंट 2 साल का इंक्रीमेंट वो हो रहा है। आप अनलिमिटेड नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल हो, मैक्सिमम का फिक्स नहीं है। जितने उसके ड्यू है उतने आप बंद कर सकते मतलब जितने साल सर्विस बाकी है, जितने ड्यू हैं। हैं हाँ उतने जितने कर। ड्यू है, यानी आपको देखना पड़ेगा, मान लीजिए किसी आदमी का 2 साल बाद रिटायरमेंट है, किसी का 10 साल बाद रिटायरमेंट है, तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, सेम हो नहीं सकता है। इसका 2 साल का है, 2 इंक्रीमेंट ये लगने वाले हैं, तो मैक्सिमम 2 इंक्रीमेंट हो सकता है, 3 आएगा तो वो एनआईपी लगेगी नहीं, वापिस हम भेजते हैं फाइल को ऑफिसर के पास कि सर ये 3 लगेगा नहीं, आप उसको चेंज करो, एनआईपी चेंज करो। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। लेकिन आपको फिगर बताना पड़ेगा कि कितना बंद करना है, पास हो कि पास का भी ये हाल है सेम, कि अगर बंदा 1 साल में रिटायर हो रहा है 2 साल में, तो उसको 3 से ज्यादा पास ही नहीं मिलेंगे आपको। हमारा 10 पास बंद कर ही नहीं सकते उसको। तो जितने जो ड्यू है उनके फ्यूचर में, उसमें से उससे कम आप क्लेम बंद कर सकते हैं। सर ये ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पेनल्टी लगाना है, 5 साल का बंद करना है या 5 साल का पास बंद करना है, ये उसका ऑफिसर जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है, देखो 3 अथॉरिटी है इसमें। नहीं सर, उसका जस्टिफिकेशन देना होता है सर, या उसके अपनी मर्जी से कितना लगा दे? स्पीकिंग देखो, जस्टिफिकेशन बोलो उसको, उसको जो हमारे सरकारी भाषा है उसको बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। ओके सर। हालांकि इसमें प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल तो अंतर है कि जो समझदार ऑफिसर होता है वो हमेशा स्पीकिंग ऑर्डर लिखता है। 1 मिनट जरा होल्ड करना। हाँ हेलो,
राजेश से बात करो ना। ये भी नहीं मालूम दिखा, 2 वीआर के होंगे, देख लो ना, या तो राजेश सर से आपकी मिलेगा। आवाज कट रही हाँ है। वीआर के 2 वीआर है, या 2 वीआर। जिसका भी साइन करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, साइन करना है तो दिक्कत नहीं, कर दो। हाँ सेंड पे कर दो। अमीन में जा रहा था, भेज दो, अमीन ने भेजा होगा उसने, अमीन से आया होगा फोन। हाँ। क्या पूछ रहे थे आप? हेलो। सर ये जो ऑफिसर इम्पोज करता है पेनल्टी, हाँ हाँ हाँ, स्पीकिंग तो ऑर्डर मैं रूल ये है कि कोई भी आदमी ने अगर मतलब कोई गलती किया है, ठीक है ना, ऑब्वियसली आपने गलती की तो आपको एक चार्जशीट मिली, आप पे आरोप लगाए होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी आदमी अगर कोई लिख के देता ऑफिसर की भाई मैं इसके 5 सेट बंद करता हूँ या 5 इंजन बंद कर देता हूँ, वो गलत है। नियम ये है कि उसको एक स्पीकिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसको वर्डिंग सकारण आदेश वो जारी करने पड़ेंगे। उसमें जनरल हम लिखते हैं कि भाई मैंने इस कर्मचारी के ऊपर ये आरोप लगाए थे, आरोप आएगा उसमें, कर्मचारी ने बचाव दिया, मैंने बचाव का पूरा अध्ययन किया, मैं इसके बचाव से सहमत हूँ, नहीं सहमत हूँ, जितना डिटेल लिखे अच्छी बात है, लिखना चाहिए उसको। उसके बाद कि मैं सहमत नहीं हूँ, उसने ये गलती की, वो सही में गलती की है, और मैं इसको ये दंड देता हूँ। ये लंबी कहानी आती है। हालांकि कई जगह ऐसे भी देखा है, डाइट हुआ तो मैं इसके 3 से 5 दिन कर देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ, वो गलत है। नियम के अनुसार चल रहे हैं तो उसको सकारण आदेश स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ता है, जिसे पूरा डिटेल आना चाहिए। और बोलो। सर मुझे एक पूछना है, जो सर डीए है हाँ वो चार्जशीट देते हैं तो अपीलेट अथॉरिटी उसको रिवोक कर देता है, विड्रॉ कर लेते हैं, तो हाँ, डीए को है उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन इनिशिएट करा जा सकती है कि नहीं? नहीं कोई समझा नहीं मैं, इंडिविजुअली मतलब एक डीए के इंसिडेंट ऊपर पे क्या किया? जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है हाँ वो अगर कोई चार्जशीट देते हैं हाँ, और उसके बाद में अपन अपील करते हैं उसको तो चार्जशीट के बाद एनआईपी देंगे, एनआईसी पहले एनआईपी देंगे डीए, है एनआईसी ना। के बाद में, तो अपीलेट अथॉरिटी उसको फ्री करते हैं, तो फिर अपन डीए के अगेंस्ट में कुछ इनिशिएट कर सकते हैं क्या? आप नहीं नहीं नहीं, देखिए सुनिए, एक बार बता दूं मैं आपको, ये हाँ जी। जो अपन ने जो भावना है अंदर की, वो चीज गलत है। रखना, कुछ लोग रखते हैं, ऑफिसर भी रखते हैं, इस तरह, तो चीज गलत है, हम ये नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि देखिए, अलग अलग लेवल पे अलग अलग अथॉरिटी होती है, उनकी अलग अलग सोच होती है, उनकी माइंड की जो परिपक्वता बोलते हैं, मैच्योरिटी लेवल अलग अलग होता है। जैसे अभी बाहर कैट है, कैट में अपन केस जीतते हैं, हारते हैं, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कैट ने मामला गया, कैट ने अपना डिसीजन दिया, कैट के डिसीजन के ऊपर मामला रिवर्ट हो जाता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कैट गलत हो गया, कैट ने के बाद जो मामला किया, कैट ने अपना जजमेंट दिया। सिमिलरली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगा, चार्जशीट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिखा दिया है, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगा कि आपने गलती की, और जो भी तथ्य उसके सामने आए, उस तथ्य के आधार पर उसने अपना डिसीजन लिया। उसका डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, नहीं उसका अपना लेवल है। और ये जो हायर लेवल है, अपील है, रिवीजन, ये एक नेचुरल जस्टिस आपके लिए दिया हुआ है कि कोई भी कर्मचारी को मौके मिलने चाहिए। जैसे सरकार में बाहर में भी, कोर्ट में भी, आपका कैट के बाद आपका लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये लेवल का मतलब सिर्फ ये है कि एक नेचुरल जस्टिस हो सकता है कि आपके साथ अन्याय हुआ, वो अथॉरिटी आपको समझ नहीं पाई, लेकिन ये हम कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो अथॉरिटी ने आपको जानबूझ के आपको गलत किया, चाहे वो कैट हो चाहे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। पेपर भी माना जाएगा कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पर जो मामला गया, उसने उसके बाद जो मामला गया, जो चार्जेस लगाए और जो बात सामने आई, उसके हिसाब से उसको लगा कि नहीं ये गलती की, वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब उसका खुद का इंडिविजुअल सोच है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसने गलत किया। आपको आपको लगा, देखिए आपने, आपको डीए ने मान लीजिए एनआईपी दे दी, 1 साल का इंक्रीमेंट बंद कर दिया, आपने अपील किया, ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डीए ने आपको चार्जशीट गलत दी है। डीए ने आपकी चार्जशीट दी, डीए के पास मामला गया, डीए को जो निर्णय लगा उससे लेकिन आपको लगा आपके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ है, तो वो अपीलेट अथॉरिटी को बस समझ में आ गई, उसने ड्रॉप कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बोलते डीए ने गलत किया, डीए ने जो भी किया उसके नियम के हिसाब से उसने किया। ये सोच मेरे ख्याल से गलत है कि आप बोलो डीए के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं। ठीक है। ये सिर्फ आपको नेचुरल जस्टिस देने के लिए, डीए के ऊपर भी अपील अथॉरिटी होती है, अपील के बाद रिवीजन होता है, तो काफी सारे मामले होते हैं। ये सिर्फ कर्मचारी के हित की बात होती है वहां पे, और ये एक सिस्टम बना रखा है, बहुत अच्छा सिस्टम है।
देखिए हमारे को गलत भावना नहीं रखनी चाहिए कि डीए ने दिया तो मैं डीए को देख लूंगा, वो चीज गलत। डीए ने अपना काम किया, आप अपनी लड़ाई लड़ो। जैसे कैट ने अगर वाली डिसीजन दिया या लोअर कोर्ट में गलत दिया है तो आप लड़ो, हाई कोर्ट में जाओ। लेकिन आप वो जो भी अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, जो एक्सपीरियंस मेरा ये है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं 99% मामले में आपको लोअर या डीए आपको कभी चार्जशीट या नहीं भी देगा। अगर दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे काम में भी गलती हुई है, हम या फिर हमसे गलती ना हुई, हम उसको ढंग से समझा नहीं पाए हैं, डीए को अपन कन्विंस ना कर पाए हो, ये हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीए जानबूझ के आपको दे रहा है, क्योंकि कल को उसका अभी आप एग्जाम दे रहे हो, आप पास हो जाओगे, कल को आप डीए बनोगे, बनोगे नहीं बनोगे? ऑफिसर बनते आप भी 1800 के लोगों के लिए डीए बन जाओगे आप। आपने लगा किसी की गलती हुई, आपने उसको चार्जशीट दे दी, एनआईपी दे दी, लेकिन अपील अथॉरिटी के पास क्या, अपील अथॉरिटी ने सिंपैथेटिक कंसीडर कर लिया, ये पहली गलती मान के कई बार माफ भी कर देता है। गलती हुई है, आपने गलती के सब सजा दे दी है, लेकिन जो हायर अथॉरिटी होती है उसको लगता है कि चलो यार पहली गलती, चलो उसको छोड़ दिया जाए, उसको आगे से नहीं करेगा। तो अलग अलग कंडीशन में, इसका मतलब ये नहीं कि डीए ने गलत किया है। तो अलग अलग सर ये लेवल पे प्राइवेट आगे। फर्म को हाँ जी। सर ये प्राइवेट फर्म को हम एएमसी रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और उसको चलते कोई गलती होती है तो अपने रेलवे एम्प्लॉय को दोषित मानते हुए उसको सेकेंडरी में रखते हैं स्पीकिंग ऑर्डर में, तो वो उसको कॉपी देते हैं कि प्रिलिमिनरी वो प्राइवेट फर्म को बनाया है। किसको, मैं समझा नहीं किसको? जैसे प्राइवेट फर्म से कोई गलती हो गई एएमसी के दौरान, कोई हाँ। घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, हम्म। तो वो प्राइवेट फर्म जो एएमसी कॉन्ट्रैक्टर वाला है उसको तो कुछ करते नहीं है, अब ऑफिसर तो सीधे अपने रेलवे एम्प्लॉय पे बैठ नहीं नहीं जाते हैं। नहीं, प्राइवेट फर्म के भी जो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ जो एक्शन लेने का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है उसके खिलाफ वो लेंगे। अपने एम्प्लॉय के खिलाफ डीआर लेंगे, उसके खिलाफ डीआर तो ले सकते हैं। उसका जो भी, हाँ तो हाँ, रेलवे उसके को भी खिलाफ जो दोषी एक्शन लेना, टर्म्स एंड कंडीशन जो एक्शन होगा उसको रद्द करेंगे, कैंसिल या जुर्माना कुछ कुछ मैं वो ज्यादा डील नहीं करता, लेकिन जो लॉजिकली बता रहा हूँ उसके खिलाफ जो टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा उसके। हाँ हाँ आपके हाँ खिलाफ, तो एम्प्लॉय के खिलाफ डीआर लिया जाएगा। हाँ डीआर लिया जाएगा, तो स्पीकिंग ऑर्डर में उसको सेकेंडरी में रखते हैं इंक्वायरी कमेटी बैठने के बाद। मतलब सेकंड वाला एज विटनेस बोल रहे हो क्या आप? हाँ सेकेंडरी में उसको बिठा दिया कि तुम फर्स्ट दोषित नहीं हो, सेकंड में हो। एम्प्लॉय को? हाँ वो हाँ फर्स्ट ठीक है। दोषी तो एएमसी वाला है, ठीक है। तो उसको अपने कॉपी देते हैं सेकेंडरी वाले को कि ये आप सेकेंडरी में हो तो फर्स्ट वाला ये फॉर्म प्राइवेट फॉर्म ऐसा, जैसे कि किसी को बराबर नहीं हो कैट में, वो तो अपने नहीं आप को तो नहीं, सेकेंडरी सुनो ना, माना, लेकिन ये आप फर्स्ट बोल कौन थे रहे वो तो आपको फर्स्ट आपको दोषी, चार्जशीट तो दिए पूरी बोलोगे कॉपी। ना, आपको चार्जशीट दिया बोलो ना। हाँ हाँ आपको चार्जशीट दिया तो आपको देगा वो, फर्म वाले का अलग एक्शन होगा ना, उसको एक्शन जो लेगा वैसे वो कागज कार्रवाई उसके साथ की जाएगी। आपकी अगर उसको छोटी सी अलग। गलती है देखो, और आपने जैसे बताया कि प्राइमरी गलती है उसकी, फर्म वाले की है, आपकी सेकेंडरी है तो आपको मेजर पेनल्टी मिलेगी, आपकी प्राइमरी गलती है तो आपको मेजर मिलेगी। भाई एम्प्लॉय रेलवे भी कहने का हर एम्प्लॉय को जुड़ा रहता है, जवाबदारी हमारी भी रहती है, तो हमको भी देखने का है। ठीक। लेकिन हाँ, बड़ी गलती उसकी है तो अपन मेजर नहीं देते, माइनर देते हैं। अगर गलती आपकी छोटी है तो, और छोटी है तो माइनर में भी छोटी सेंसर कर देते हैं कई बार। वो कितनी आपकी गलती है उसके हिसाब से सजा वैसी कम हो जाती है। ऐसा है। ठीक है, बंद करें, 5:05 5:05 हाँ जी। सर ठीक है सर। ओके बाय।